कि पिछले 3 मिशन शक्ति कार्यक्रमों में हमें हमारे बहुत अच्छे वक्ता मिले हैं, जो परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे यहाँ पर 2 अतिथि वक्ता आपके समक्ष बैठे हुए हैं, जिनका अभी हम आपसे परिचय करवाते हैं। यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं पाश्चात्य इतिहास विभाग की ओर से आप सभी उपस्थित जनों का, हमारे गणमान्य अतिथियों का, हमारे छात्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शुरुआत करूँगी अपनी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बधू राजपूत जी से कि वो आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मैम। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में, जो कि हमारा विभाग पाश्चात्य इतिहास विभाग में आज हो रहा है, आज के कार्यक्रम के साथ साथ हमारी कुछ यादें पिछली भी होंगी। शायद अभी कुछ समय नहीं हुआ ज़्यादा जब हमने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, पर शायद कितना बड़ा आयोजन है इससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि उसकी गुणवत्ता से होता है। ये मैं हमेशा सोचती हूँ कि मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई होगी तो शायद हमने कभी नहीं सोचा होगा कि हम एक इतने बड़े विमर्श में हमेशा रहेंगे कि महिलाओं का क्या स्थान है, क्योंकि मैं तो इतिहास की छात्रा हूँ। इक्वल फॉर ईच, हर व्यक्ति के लिए क्या समानता हो सकती है, पर वर्तमान समय में जब हम अपने संविधान को देखते हैं और जो हमारे यहाँ लोगों ने प्रयास किया, चाहे वो सावित्री फूले हों, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय रहे हों, चाहे वो बाबा भीमराव अम्बेडकर रहे हों, सभी ने प्रयास किया। और जब हम आर्टिकल 14 को देखते हैं, जहाँ राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को हम किस तरीके से देखते हैं कि क्या हमें, मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि हमें समान अवसर मिलने चाहिए। पर एक इतिहास के स्टूडेंट के रूप में मुझे ये समझ में आता है कि जब तक हम हंटिंग स्टेज में थे, जब तक हम वन में रहते थे और सिर्फ खाना अपने को जीवित रखने के लिए खाते थे, तब तक चीज़ें ठीक थी। क्योंकि अगर हम भीमबेटका की केव्स देखते हैं, वहाँ पे महिलाएं भी भाले लिए हुए हैं, पर जैसे जैसे हमने अपने आप को व्यवस्थित किया, वैसे वैसे ऐसा क्या हुआ कि कंट्रोल कहीं गया और अधिकार का हनन किसी का होता गया। और यहीं पे आप ये देखेंगे कि महिलाएं आबादी का 50% हैं, 10% तक हम ये देखते हैं कि उनकी इनकम है, जो कि हमारे डेटास कहते हैं, या 1% के करीब उनके पास संपत्ति का अधिकार है। हमारी सरकार भी कहती है कि अगर उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदें तो हम उनको ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे। पर इन सब के बीच विमर्श तो वही है कि क्यों दोनों ही को हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं और एक के लिए हमें बार बार कहना पड़ता है कि उनके अधिकारों के लिए चलें। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि जितना भी हम देखें और जितना भी हम समझें, ये सब एक सोच है, क्योंकि देयर इज नथिंग ग्रेट इन अ ह्यूमन बीइंग देन हिज माइंड। और उसी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर होता है वो है विचार। ये सब विचारों की बात है। सोसाइटी हमेशा दोनों तरफ से विभाजित रहेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी। तो इसलिए इस विभाजन का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर मिशन शक्ति जो हमारे यहाँ है वो इस विमर्श को फिर से रिविजिट करने की एक समय होता है कि हमें समाज में एक समाज जो कि वेल ऑयल्ड चलता रहे, या जिसमें कम से कम समस्याएं आए, हम उसकी तरफ कैसे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने एक बार ये पढ़ा था, एन इक्वल वर्ल्ड इज एन इनेबल वर्ल्ड। जितनी हम असमानताओं को दूर करेंगे उतना ही हमें एक ऐसा विश्व मिलेगा। तो अगर हमें ये कहूँ मैं आज की जेंडर इनइक्वालिटी कोई भारत में नहीं है, इट इज़ अ ग्लोबल इशू। और इसको हम देखिए, मैं तो सिर्फ आप लोगों को सिर्फ
थीम में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। बाकी हमारे वक्ता लोग बताएंगे कि वो इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि शायद बहुत साल पहले एक विमर्श मेरी अपनी बेटी के साथ हुआ, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। जब उन्होंने मुझसे पहली बार बीएससी के बाद कहा कि वो जाना चाहती हैं, मैंने कहा एक ऐसी संस्था में जाना चाहोगी जहाँ पहले से ही निश्चित है कि क्या काम आप कर सकते हैं क्या नहीं। जब मैंने किसी भी क्षेत्र में कदम रखा तो मैं वहाँ की शिखर तक पहुँचने की, हो सकता है कि मैं जाऊँ वहाँ या ना जाऊँ, पर वहाँ का प्रयास करने का तो मेरा पूरा राइट होना चाहिए। खैर, इसका जवाब ना उनके पास था ना मेरे पास था। ये अलग है कि 10 साल वो वहाँ रहीं, और उसका जवाब वो मुझे आज भी नहीं दे पाती। मैं अंत में इस थीम के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगी, सभी से कहती हूँ कि विमेन को उनकी चॉइसेस से मत जज करें, क्योंकि कभी कभी उनकी चॉइसेस सर्कमस्टेंशियल हो, वे आर मोर सर्कमस्टेंशियल। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई चॉइस की हो तो उनमें प्रतिभा की कमी हो, पर शायद उनकी जो उनका जो परिस्थिति है वो उनको उस चॉइस करने से रोकती है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आई वुड लाइक टू सी कि जब जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, ये स्थिति हमारे लिए कब आएगी, हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और वर्तमान समय में हम ये मानते हैं कि स्थिति बहुत बदली है, पर उसके लिए अभी बहुत काम करना ज़रूरी है। और अंत में मैं यही कहूँगी कि इसके लिए हमें प्रशिक्षण अपने घर से, उसी बुनियादी जगह से शुरू करना है, क्योंकि वहाँ से जब मतभेद खत्म होंगे तो आगे चल के समाज में भी खत्म होंगे। आज हमारे बीच में कर्नल रितेश जी हैं, शायद मेरे ऐसे प्रश्न का वो उत्तर दे पाएँ जिसको कि मैंने आज यहाँ उठाया है, क्योंकि ये बात मुझे लगती है, हालांकि आज से 2005 की बात से आज तक हम जब पहुँचे हैं तो बहुत परिस्थितियाँ बदली हैं, बहुत नए ऑर्डर्स भी आए हैं इस पर, तो वो इस पर ज़रूर बोलेंगे। और दूसरा, उनका इंट्रोडक्शन अमिता जी देंगी। उनका इंट्रोडक्शन उनका जब मैंने बायोडेटा देखा तो मुझे लगा कि इट इज़ टू एक्सटेंसिव, और इसको कैसे आप कम करेंगे, ये मैंने कहा अमिता आपके लिए एक चैलेंज है, एंड यू डू इट। और डॉक्टर विजया, ये आप यहाँ पे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी से हैं, आप भी बताएंगी कि आपके क्या अनुभव हैं। और हमारे बीच में मधुरिमा लाल जी हैं, शायद उनसे ज़्यादा काम लेना किसको आता होगा कि बिना विवाद और बिना किसी बात के वो किस तरीके से आपसे बातों बातों में काम करा लेती हैं। इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता। मैम, यू हैव व्हाट आई मस्ट से, आपसे भी मेरा एक ही प्रश्न रहेगा, आप इकोनॉमिक्स की हैं, कि हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन सोशल है, पर मुझे लगता है बहुत कुछ इकोनॉमिक है। जैसे जैसे इकोनॉमिक पार आपके पास से जाता है वैसे वैसे आपकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ती हैं। अगर आप हमें इस पर थोड़ा बताएंगी तो आज हमारा यहाँ पे जो विमर्श है वो ज़्यादा सार्थक होगा। इसी के साथ आप सबका अभिनंदन है, और इस मिशन शक्ति के प्रोग्राम में आप लोगों को जो जानकारी मिलेगी उससे आप अपने जीवन में कुछ उपयोग कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद विभाग अध्यक्ष महोदय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और परंपराओं के निर्वहन में आगे बढ़ते हुए हम अपनी दो छात्राओं से अपेक्षा करते हैं। अंजलि, कृपया आ जाएं। और सबसे पहले हम करवाना चाहते हैं हमारी सहृदया समन्वयिका महोदया प्रोफेसर मधुरिमा लाल जी से कि उन्होंने इतने मोटिवेशन दे के, जैसे दीदी ने अभी शब्द कहे थे कि मैम इस तरीके से मोटिवेट करती हैं कि नाना करते हुए भी आप कार्यक्रम को अपनी पूरी जी जान से करने का प्रयास करते हैं ना।
ये मैम बहुत ही छोटे से टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हैं डिपार्टमेंट की ओर से। अब मैं दोनों अपनी छात्राओं से निवेदन करती हूँ कि पुनः वो हमारे अन्य अतिथि डॉक्टर विजया जी के सम्मान को टोकन ऑफ रिस्पेक्ट का देते हुए प्रस्तुत करें। डॉक्टर विजया जी हमारी शोध छात्रा अंजलि द्वारा सम्मान चिन्ह ग्रहण करते हुए। और अब मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार जी के लिए अपनी शोध छात्राओं से निवेदन करती हूँ कि उनका स्वागत और अभिनंदन करें। सर को यहाँ पर ये भी ज़रूर बता दें कि सर का नाम फहरिस्त में आखिरी कैसे हो गया, क्योंकि कार्यक्रम मिशन शक्ति है। बिल्कुल, जितना आर्मी में आपको मेरे ख्याल से हम सबको पता है सिखाया जाता है, तो उस आधार पे हम लोग पूरी अपेक्षा रखते थे कि सर बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये फहरिस्त में फेरबदल तो नहीं हो सकती, फहरिस्त ही यही थी। तो इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं निवेदन करूंगी हमारी समन्वयिका महोदया प्रोफेसर मधुरिमा लाल जी से कि ये मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के विषय में चलाया जा रहा है, और जैसा अभी हमारी विभागाध्यक्ष महोदया ने भी कहा कि ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, आप सब लोग परिचित हैं, आप सब लोग उस क्रम के छात्र हैं जो कि परिपक्वता की दशा में आ चुके हैं, और महिलाएं हों या पुरुष हों, हम सभी को ये समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ चुकी है कि अगर आपको एक सशक्त समाज बनाना है तो उसमें कोई भी वर्ग, कोई भी लिंग, किसी भी आयु के व्यक्ति को आपको छोड़ने का कोई उपाय नहीं बचता है अगर आपको एक सशक्त समाज की आवश्यकता है। तो प्रोफेसर मधुरिमा लाल हम लोगों को इस विषय में और ज़्यादा अवगत कराएंगी कि इस कार्यक्रम की उपयोगिता क्या है, और साथ ही साथ वो प्रोफेसर राजपूत द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का मैं अपेक्षा करती हूँ कि उसमें वो समाधान भी दे देंगी। तो प्रोफेसर मधुरिमा लाल। थैंक यू सो मच। वैसे राजपूत मैम के बाद बोलना बड़ा हिम्मत का काम होता है, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा बोलती हैं, और हिम्मत कर रही मेरा एक ही काम है, तो हिम्मत कर रही हूँ। सबसे पहले तो दिस इज़ माई ब्यूटीफुल ड्यूटी कि जो मिशन शक्ति है 2020 में कुछ हृदय विदारक घटनाओं को देखने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया। जैसे कि वेदों में भी कहा गया ना, 3 प्रकार के जो है उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, सिर्फ देखते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं और करते चले जाते हैं। तो शायद उसी को चरितार्थ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मिशन शक्ति का मात्र सिर्फ कार्यक्रम नहीं चलाया, उसके बाद उसकी स्कीम्स और बनाई और चलाते चले गए, और ऐसी धवल धारा उसकी प्रसारित करी कि 2020 से चलते चलते आज हम द्वितीय, तृतीय और इस समय तृतीय चरण लखनऊ विश्वविद्यालय के पटल पे माननीय हमारे जो कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी की छत्र छाया में तारतम विभागों के तारतम कड़ीबद्ध रूप से चलाते हुए आज वेस्टर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट में उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। हर डिपार्टमेंट में हम उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं, और जिसके लिए मैं तहे दिल से मिशन शक्ति की ओर से यहाँ की विभागाध्यक्षा मैडम मधु राजपूत जी को मतलब कितना धन्यवाद दूँ, कितना आभार प्रकट करूँ, वो कम है। यहाँ के सारे टीचर्स, यहाँ कोऑर्डिनेटर, विशेष रूप से अमिता जी जिस तरह से अपना प्रेम भाव बनाए रखती हैं, मुझे अच्छा लगता है। जब पहली बार मैं मिली थी तो मुझे देख के लगा था पता नहीं कौन क्या करेगा, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल जी जान तोड़ और बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक तरीके से करते हैं। और मुझे याद है कि जो तृतीय जो मैम ने मनाया था, जिसको कि देख के हम 2 मिनट तो ठिठुर के रह गए थे कि हे भगवान, मिशन शक्ति का ये स्वरूप हो सकता है, मतलब दैट वाज सुपर डुपर। और जैसा मैंने कहा, इट इज़ नॉट ऑलवेज द क्वांटिटी, इट इज़ ऑल द क्वालिटी।
मैम की जो क्वालिटी है वो मैंने हमेशा देखी, हर चीज़ में देखी। आप ऑल ऑफ द सडन में मैम के पास चले जाइए तो हर छोटी छोटी चीज़ों में, चाहे मैम कुछ ऑफर ही करेंगी इवन देन, तो जिसका जो सलीका होता है, जो तरीका होता है, वो उसकी पर्सनालिटी का अंग होता है, जो यहाँ खूब दिखाई देता है। तो कैसे ना प्यार से उनसे मदद मांगे और कैसे ना हमको मदद करें, वो भी मतलब असहाय है इस मामले में कि आप प्यार से मांग के तो देखिए। इसलिए हमेशा याद रखिए कि कुछ अगर आपको लेना है तो झुक के जाना है। तो मैं जितना झुक के जाती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मुझे वेस्टर्न हिस्ट्री से, ठीक है ऑफिशियल जो काम है वो तो मिलता ही है, लेकिन प्यार और मोहब्बत जो मिलती है वो ज़िंदगी भर काम आएगी। मिशन क्या है, मिशन कभी आया और चला गया। वैसे भी जिस चीज़ में मिशन लगता है वो टाइम पीरियड से होता है। लाइक जैसे कि ये जो मिशन है उसमें 4 महीने का होता है। तो 4 महीने के अंदर अगर आप उनका चार्टर देखिए, जो हम लोग को टाइप करके एक बिल्कुल ग्रंथ की तरह से दे दिया जाता है, उसको चार्टर को फॉलो करने लगे तो हम ना आधी को सारी भागे, सारी को आधी भागे, ना सारी आई ना आधी आई, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। तो आई फोकस्ड कि भाई हमें क्या करना है। तो हमने 3 पॉइंट्स बनाए अपने बच्चों के लिए, जिसमें कि सुरक्षा, जिसमें कि हेल्थ और जिसमें कि मॉनेटरी, जैसे मैम ने कहा सस्टेनेबिलिटी, आर्थिक आत्मनिर्भरता, इन 3 चीज़ों को लेके। क्योंकि हमारे पास लर्नर, हमारे पास तो एसेट है ना बच्चे, जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं उनको हम क्या मिशन शक्ति सिखाएंगे। वो खुद अभी समाज में निकल के बच्चों की सुरक्षा के लिए, खुद अपनी सुरक्षा के लिए और खुद समाज में किस प्रकार से दूसरी बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप चल के वो बाहर निकलिए और एजुकेशन लीजिए, ये सब आपके लिए उस चार्टर का कोई मतलब नहीं है। हम तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। और इससे बढ़िया क्या बात हो सकता है कि जो बेटियों के लिए ये कार्यक्रम है, किस वजह से है, बेटों की वजह से है ना। अगर सारे बेटे बड़े शरीफ होते तो शायद जरूरत ही ना पड़ता मिशन शक्ति की। तो उनकी बहुतायत देख के यहाँ पर भी, और मैं देख रही हूँ हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से छात्रों की संख्या रहती है, ये वाकई बहुत ही श्रेयस्कर बात है। क्योंकि अगर आप में इस बात की जागृति है कि नारी को सम्मान है, नारी को मान देना है, नारी का वो उस तरह का कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिसकी वजह से मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ती है, तो एटलीस्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनसे मुझे 100% ये मुझे पता है कि कल जाके समाज में आप लोग इस बात को चरितार्थ करेंगे कि किस प्रकार से आपका आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से नारी का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि आपके संस्कारों के द्वारा आप इतने सशक्तिशाली हो चुके हैं कि यू नो हाउ टू ऑनर योर सिस्टर्स, योर मदर्स एंड एनी लेडी इन द सोसाइटी। सो मुझे उस चार्टर को फॉलो नहीं करना है। फिर भी कभी कभी कर्ण को भी उसी समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी अपने शस्त्रों की, जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तक उसके पास नहीं थे उसके कवच। तो कुछ नंबर जो हमने पिछली बार भी आपको 3rd फेज में बताया था, 1090 है, 112 है, उनके जो मेन अधिकारी हैं उन्होंने भी आके, और कभी भी आप डायल करें वो सब आपके मस्तिष्क में, अंतर पटल में रहना चाहिए। दूसरा आपके स्वास्थ्य संबंधी कड़ियाँ, क्योंकि हर चीज़ एक जगह नहीं हो सकती। It's better to go micro level and then touch the macro level instead of going to the macro level and finally you don't find anything. तो इसलिए हर एक डिपार्टमेंट में माइक्रो लेवल चल के हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं, लेकिन अगर आप एक साथ उसको देख लें, हमारी रिपोर्ट में देख लें, तो आपको हर चीज़ मिलेगी। तो उसमें भी उच्च शिक्षा में नहीं कि हम उनको संतुलित आहार के बारे में बताएं, हम ऐसे सेंसिटिव इश्यूज जो ज़्यादातर लड़कियां शायद अपने घर में बातचीत करने में उनको परहेज हो, ऐसी चीज़ों को लाके हम लोग ने वो करा। तो फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें हायर एजुकेशन की बच्चियों को ज़रूरत है शायद उनको मुहैया ना हो पाए, उनको हमने यूनिट वाइज हर जगह जा के धीरे धीरे बताया है। और उसमें हम काफ़ी सफल भी हुए, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ ही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने हमसे 1:1 इंटरेक्ट किया। बाकी हर डिपार्टमेंट में जाके, जैसे मैम का एक कोऑपरेशन रहता है, हर ही डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन है, छोटा सा ही सहयोग करते हैं, लेकिन सहयोग ज़रूरी, शुरुआत तो हो। जैसे एक गांव में एक छोटी सी कहानी है ना, गांव में आग लगी तो चिड़िया भी अपनी चोंच से पानी डाल रही थी, तो फाइनली सबने कहा आलू जी, तो सबने कहा चिड़िया से कि तुमने क्या अपनी चोंच से डाली? तो कहा कि मैंने इसलिए नहीं डाला कि मेरा श्रेय कोई होगा, लेकिन जब भी वो लिस्ट बनेगी कि गांव में जो आग लगी थी उसको बुझाने में तो मेरा भी होगा, चाहे मेरी चिड़िया से चोंच थी लेकिन मेरा भी रोल होगा। तो मसला ये है कि ये नहीं कि मैं एकदम से कोई बड़ा सा आपको बम फेंक दूँ कि हाँ मिशन शक्ति ये है, नो। आप छोटा छोटा करके, तो हम लोग का सबका सही होगा, सबका अपना बड़ा महत्वपूर्ण। अगर आप
ऐसी नहीं रह जाती जो कि अछूती रह गई हो, जिसको हम लोग ने हायर एजुकेशन के हिसाब से टच ना किया हो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आत्मनिर्भरता, फाइनेंशियल। देखिए कितनी ज़रूरी है फाइनेंशियल आपकी सपोर्ट, विशेषकर एक लड़की के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके संग बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये जितने भी मैसेजेस आते हैं ना, जेंडर इक्वालिटी और जितने भी मैसेजेस आते हैं ना, ये सब बाहर के, वो अपनी जगह हैं, सब सही है। लेकिन जब हम अपनी घर की चार दीवारी के अंदर आते हैं तो हमारी क्या प्रॉब्लम है हम ही जानते हैं। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए इस समय द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज दैट यू नीड टू एडुकेट योरसेल्फ। वही आपका सबसे एजुकेशन सबसे बढ़िया है। फिर आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके घर की व्यवस्था क्या है। अभी वो परमिशन दे रही है, आप बहुत टॉपर हैं, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, घर से परमिशन नहीं मिल रहा है, लड़ गए, आप बाहर जा रहे हैं, रोज मारपीट हो रही है, तो थोड़ा रोकिए, क्योंकि परिवार भी देखना है ना। लेकिन खुदा ना खास्ता कब परमिशन मिले तब तो कोई बात ही नहीं। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट थीम ऑफ लाइफ। वो आप ही बता सकते हैं। यहाँ से खड़े होकर एक प्रवचन दे दें वो नहीं हो सकता, क्योंकि घर की जो चार दीवारी के अंदर सबको अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी। या ऑफकोर्स आपको अपने लिए हमेशा, अगर आपकी परमिशन है, आप कर सकते हैं, तो ज़रूर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहिए अपने लिए, अपने को पालने, अपने बच्चों को पालने। दैट इज़ वेरी एसेंशियल। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। और अगर आपको नहीं भी है तो पहले देखिए कि आप कैसे, किस तरीके से अपने परिवार को संभाल, देन द प्रायोरिटीज विल चेंज। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो या, लेकिन एक हद तक, ये कभी कभी इस अति किसी भी चीज़ की होती है वो ख़राब होती है। मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस होने लगे, पीड़ा होने लगे, मारपीट होने लगे, देन उसके लिए भी आज ही की तारीख में रूल्स रेगुलेशन सब मालूम, फाइल को क्या है, क्या रूल्स बने हैं, प्रॉपर्टी राइट्स क्या, सब मालूम होना चाहिए आपको। उसी के लिए ये मिशन शक्ति है, हर चीज़ मालूम कराई है। क्या आपकी सिक्योरिटी चीज़ें हैं, किस तरीके से आपको हेल्थ अपनी करना है, कौन सी आपके लीगल राइट्स हैं, बी अवेयर ऑफ इट। और सब जानकारी के बाद बड़े शांति दिमाग से, बड़े सहजता से, बड़ी विनम्रता से अपने घर का जो पालन है उसको करिए, प्यार से चलाइए। कभी ना ज़रूरत पड़े तो खड़े हो जाएंगे, तो जब हम खड़े हो जाएं फिर दुनिया एक तरफ है। लेकिन जब तक चल रहा है मसला, जब तक खुशी है, वो हम ही खुशी दे सकते हैं। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में ऑफकोर्स पेट्रियार्कल जो है वो सबसे है, तो ठीक है, चलाने दीजिए उन लोगों को। लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमको जब चलाने पे निकलेंगे तो फिर तो हम अच्छे से चला लेंगे, रूल भी मालूम है, रेगुलेशन बनाएंगे, सबको बता भी देंगे। लेकिन वो ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए आज की तारीख में सिर्फ आपको अपने को मजबूत रखना है। अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी है, कोई दूसरा नहीं बताएगा। आप 11 बजे चलें और सुरक्षित वो करें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैम ने कहा कि आपकी आर्थिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, ज़रूर अपने को सक्षम करिए। और आई एम सो प्रिविलेज्ड कि मेरा बहुत मन था कि हम लोग आर्मी पीपल के भी साथ उनका निर्देशन लें। और आई एम सो ग्रेटफुल टू मैम कि उन्होंने आज हमारे पास ये मेरी एक मंशा जो रह गई थी, 3rd and 4th दोनों मिला के, कि द ग्रेशियस आर्मी पीपल आर अलॉन्ग विद अस, एंड उनसे हमको गाइडेंस मिलेगा, हमको उनसे सीखने को मिलेगा। और हम सब भारत देश के वासी उनको हमेशा सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की सुबह दिन रात रक्षा करते हैं। आई एम सो ऑनर्ड टू हैव देम। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ हमारी लैंग्वेजेस के माध्यम से मिशन शक्ति में किस प्रकार से उसका सहारा होगा, किस प्रकार से उसमें मार्गदर्शन होगा, उसको भी हमें सीखने में पता चलेगा। एंड वंस अगेन टू द डिपार्टमेंट ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री एंड मैनी थैंक्स। वैसे मैम कहती है ना कि आपके खुद के आचरण से पता चलता है कि आप क्या हैं, तो मैम क्या हैं ये पता चलता है जब मैं तुलिका जी को देखती हूँ कि शी इज़ वन ऑफ द पाइनियर्स। मतलब कैसे उन्होंने अपने को विजयी बनाया। तो जो तुलिका को बना सकते तो आप सबको तो बना ही सकते। यहाँ पर सारे जो छात्र बैठे हैं, बेटा आई एम सो ग्रेटफुल दैट आप लोग इतनी तल्लीनता से ज़्यादा नंबर में आए हैं। दिस इज़ रियली क्रेडिटेबल। हम स्पेशल मेंशन करेंगे कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो बॉयज़ हैं, आप लोग ठीक हो जाएंगे तो हमें मिशन शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दैट्स ग्रेट दैट ऑल ऑफ यू हैव गिवन टाइम एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दी एक्सपर्ट्स दोज वर गिवन फ्रॉम मिशन शक्ति की तरफ से। आप लोग का आभार। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू ऑल द टीचर्स। धन्यवाद प्रोफेसर मधुरिमा मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके पहले वक्ता से आपका परिचय करवाना चाहते हैं।
आज की हमारी पहली वक्ता हैं डॉक्टर विजया जी, और ये अभी मैम के आने के बाद ही हम लोगों को भी जानकारी मिली कि एक्चुअली मैम हमारे यहाँ की अलुमनाई भी हैं। तो ये जानकारी हम लोगों को भी अभी सुबह ही प्राप्त हुई, और हमारी तो वो इमीडिएट सीनियर रही हैं। तो ये एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप देखिए कि आपकी ही विश्वविद्यालय से जो लोगों में थोड़ी सी एक और भी समस्या आ जाती है, विशेष करके हम गर्ल्स में आती है, महिलाओं में आती है, कि हम यहाँ पे लखनऊ जैसे शहर में हैं तो हमारे स्कोप कितने हैं। तो मैम इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल, बिकॉज शी हैज़ लिव्ड इन हैदराबाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर 10 years, 15 years। तो थैंक यू मैम फॉर करेक्टिंग मी। तो 15 साल वो रही हैं और वहाँ पे उन्होंने कार्य किया हुआ है। तो वो हिंड्रेंसेस आपको हटाने कैसे होते हैं, इसका भी वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब उनके कार्य के थोड़े से परिचय पे हम आ जाते हैं। तो मैम, जैसा अभी विभागाध्यक्ष महोदया ने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, मैम वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम अभी के समय में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे कैम्ब्रिज IELTS प्रोजेक्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड द ब्रिटिश काउंसिल द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उसकी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे कार्य कर रही हैं। मैम का जो इंटरेस्ट एरिया है, जैसा कि हम लोगों को सुनने से ये आ जाएगा कि ओके फॉरेन इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, लेकिन मैम का जो कार्य है, जो आज हम लोगों को वो इस विषय में ज्ञान देने वाली हैं, थोड़ा एनलाइटनमेंट देने वाली हैं, वो प्रकाश डालेंगे विमेन एम्पावरमेंट थ्रू सॉफ्ट स्किल्स। जैसा अभी हमने कहा कि वो एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि सबके दिमाग में आ जाता है कि हमने कोई टेक्निकल टाइप की एजुकेशन नहीं ले रखी, हमने तो बड़ी प्रॉपर ट्रेडिशनल टाइप की एजुकेशन ले रखी है, हमने बड़े कॉमन से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, हमारा स्कोप क्या है। तो वो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। मैम की PhD है इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में, जो कि उन्होंने CIEFL हैदराबाद से की है। और मैम का इंटरेस्ट एरियाज रहा है कैरिकुलम डेवलपमेंट, टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल प्रोडक्शन और टीचर ट्रेनिंग में। तो अब आपको ये जानकारी उनके ब्रीफ से इंट्रोडक्शन से, जैसा मैम ने बता दिया था कि सर और मैम के इंट्रोडक्शन इतने लंबे चौड़े थे कि इट वाज अ टास्क फॉर मी टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस देम इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। तो अब मैं मैम से निवेदन करूंगी कि वो आएँ और अपने विचार हमारे छात्रों के साथ शेयर करें। प्रोफेसर डॉक्टर विजया। Thank you, ma'am. And it's heartening to be here after many years back to the university. आपको और ये भी जान के खुशी होगी, मेरे पिताजी और मेरे ग्रैंडफादर, they are both from Lucknow University. So we tend to be a family from Lucknow University. और बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच आके, और आप लोग आए इतने सुबह सुबह, काफ़ी पहले से मेरे ख्याल से लोग सब बैठे हुए थे। तो आप सभी का अभिनंदन। और यहाँ पे उपस्थित सभी गुणीजन मेरे से बड़े हैं, कद में भी उम्र में भी, तो सभी का अभिनंदन करती हूँ मैं। और शुरुआत करते हैं एक शब्द माँ से। तो माँ एक शब्द हम सबकी ज़िंदगी में उसकी एक अहमियत है। तो अच्छा, थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाते हैं इसको, खाली मैं बोलूँगी तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये बताइए कि माँ जो एक शब्द है, इससे और कौन से हिंदी के शब्द जुड़े हुए हैं? कुछ शब्द बता सकते हैं आप माँ से जुड़े हुए शब्द? अच्छा, और हिंदी लैंग्वेज टेस्ट, मातृत्व, यस, मातृभाषा, मातृभूमि। तो सो द क्वेश्चन इज कि अब हिंदी में अगर आप लें तो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च इज लैंग्वेज, एंड इन मेनी यूनिवर्सिटीज़ भाषा विज्ञान बोलते हैं इसको। भाषा इज़ नॉट जस्ट लिटरेचर, इट्स ऑल्सो साइंस। तो दैट इज़ माई एरिया ऑफ वर्क। और मेरा जो मेजर काम है वो बच्चे भाषाएं कैसे सीखते हैं, इस पे है मेरा रिसर्च। ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है, और साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, और
उससे भाषा किस तरह से जुड़ी हुई है। जो शुरू में बच्चों का विकास होता है जब, तो भाषा और जो मानसिक विकास होता है आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो साथ साथ दोनों दो प्रोसेस होती हैं, साथ में डेवलप होती हैं। तो कमिंग बैक टू माय द इनिशियल क्वेश्चन, जो माँ शब्द है उसे आपने मातृत्व बोला, मातृभाषा बोली। तो मातृभाषा जो शब्द है इसमें एक मॉर्फीम, इसको हम लोग बोलते हैं, एक टुकड़ा है माँ, जो हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें माँ एक टुकड़ा आता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप इंग्लिश में सोचें तो इंग्लिश में व्हाट इज द वर्ड फॉर मातृभाषा? मदर टंग, राइट। एंड ये दोनों भाषाएं अलग अलग कल्चर से आती हैं। आप अगर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, तो अगर आप हिस्टोरिकली इनको सोचें तो ये भाषाएं इंडिया में नहीं डेवलप हुई हैं। हिंदी डेवलप हुई यूपी प्लेन्स में। हिंदी का डेवलपमेंट, हिंदी इज बाय द वे हिस्टोरिकली अ वेरी रीसेंट लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड अ मॉडर्न लैंग्वेज। वो आधुनिक भाषा है, उसका विकास काफ़ी बाद में हुआ। बाकी जैसे साउथ की भाषाएं हैं, जैसे कन्नडा है या मलयालम है, ये और पुरानी भाषाएं मानी जाती हैं। तमिल कहते हैं सबसे पुरानी भाषा है। तो हिंदी इज कंपैरेटिवली न्यू। इट इज सेड इट डेवलप्ड इन द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, अवध के प्लेन्स में डेवलप हुई ये लैंग्वेज। अब इसको आप अंग्रेजी से अगर कंपेयर करें, अंग्रेजी कहाँ विकसित हुई? काफ़ी दूर, 7 समुंदर पार डेवलप हुई। बट कितना इंटरेस्टिंग है कि दोनों कल्चर्स में मदर टंग का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों में माँ शब्द आता है। तो उसका एक रीज़न है, सिर्फ ये नहीं है कि माँ हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है इसलिए वो वर्ड डेवलप हो गया। उसमें और भी बहुत सारे जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आई एम नॉट डायरेक्टली गोइंग टू टॉक अबाउट वुमेन्स एम्पावरमेंट, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ विमेन इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। That's what I'm going to talk about, and then towards the end I'll talk about English, which is my area. तो जो माँ शब्द है, ये इसका क्या रोल है और मातृभाषा क्यों, ये क्यों कहा जाता है मातृभाषा आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए हमें मातृभाषा? कोई भी मातृभाषा हो, छत्तीसगढ़ी हो या मगधी हो या अवधी हो या खड़ी बोली हो, ये सब अलग अलग हैं, एक नहीं है, ये अलग अलग स्वरूप है भाषा के। तो आपकी जो मातृभाषा है वो आपको क्यों आनी चाहिए? हम लोकल पीपल से कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, ठीक है, तो ये तो एक्सटर्नल हो गया। दिस इज कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। नाउ विद इन यू, फॉर यू, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? ठीक है, आप कहाँ से आते हैं ये पता लगता है, और अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। बट आपके डेवलपमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जो हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है वो जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। हर जगह का सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट अलग है। तो कुछ शब्द होते हैं जो वही के ज्योग्राफी से जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए बच्चे को वो शब्द आने चाहिए ताकि वो उस मिट्टी से वो जुड़ाव महसूस कर सके, तो वहाँ की चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहन तरीके से अंदर से समझ सके, इसलिए वो लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। Right. So all the answers are right. There are no wrong answers here. But there is one more aspect जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, वो ये है कि मातृभाषा जब डेवलप होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं, हम सब एक ज़माने में बच्चे थे और हमने सब भाषाएं सीखी। किसी ने एक भाषा सीखी बचपन में। साउथ में बच्चे बचपन से 3 भाषाएं सीखते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ आपको। मेरी एक फ्रेंड है, US में रहती हैं, तो वो आई इंडिया, उनका बच्चा हिंदी ना बोले, तो हमने कहा भाई थोड़ी हिंदी सिखा दीजिए इसको। कहती नहीं, वहाँ डॉक्टर ने बोला है कि एक ही भाषा बोलनी है। तो हमने कहा एक भाषा क्यों बोलनी है? तो शी सेड द पीडियाट्रिशियन टोल्ड हर कि अगर ज़्यादा भाषाएं बोलेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा एंड द चाइल्ड माइट टर्न इनसेन। ये वेस्टर्न व्यू है कि अगर आप 3 भाषाएं बच्चे को सिखाते हैं, दिस इज एन आउटडेटेड व्यू। अब तो इंडिया में तो साउथ में सब बच्चे पागल ही हो जाएंगे एट दिस रेट। और इवन नॉर्थ में अवधी इज़ अ डिफरेंट डायलेक्ट, मगधी इज़ अ डिफरेंट डायलेक्ट। ये सब अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, इनके वर्ड्स अलग होते हैं। कुछ केसेस में ग्रामर में भी डिफरेंस आता है, सेम नहीं होती है ग्रामर। तो अगर ऐसा हो तो सारे इंडियंस, फिर इंडियंस का कोई फ्यूचर नहीं है।
So going back to the whole question of why is the mother tongue important? इसलिए important है, साक्षरता आपने एक शब्द सुना होगा। साक्षरता के माने क्या है? पढ़ना लिखना आना चाहिए, that is साक्षरता। हाँ, so that is one thing I also want to talk about, the साक्षरता मिशन। Unfortunately जिसके आगे मिशन लग जाता है फिर वो चीज़ें थोड़ा कमज़ोर हो जाती। सो लिटरेसी एक्चुअली इट्स अ बिगर कॉन्सेप्ट। जो हम सोचते हैं कि जैसे मेड्स को बोला जाता है नाम लिखना सीख लो तो लिटरेट हो गई, पर नाम लिखना सीख लो से आदमी लिटरेट नहीं होता है। लिटरेट होता है जब आप हायर ऑर्डर स्किल्स आपको आते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट हायर ऑर्डर स्किल्स, विच इज़ द थिंकिंग एबिलिटी इन दैट लैंग्वेज, द एबिलिटी टू बी क्रिटिकल। किसी भी चीज़ को आप लेके उसके बारे में विचार कर सकें और सिर्फ एक बेसिक लेवल पे बात ना कर सकें, उसका क्रिटिसिज्म भी कर सकें। दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होता है बच्चों में एट अ सर्टेन लेवल। जो बेसिक लैंग्वेज डेवलपमेंट का टाइम होता है बच्चों में, जो फ्रॉम 0 month टू लेट अस से 12 months 14 months, ये मेजर टाइम होता है। एंड अराउंड 14 months देयर इज अ पीरियड विच इज कॉल्ड वोकैबुलरी स्पर्ट। वोकैबुलरी स्पर्ट माने बहुत आयत। तो एक टाइम आता है जब बच्चे परेशान कर देते हैं बोल बोल के, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। एक टाइम आता है जब बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं बच्चे, और नेक्स्ट स्टेज उसकी होती है जब वाक्य आ जाते हैं, और उस समय क्वेश्चन पूछ के वो बिल्कुल हलाकान कर देते हैं। तो द पॉइंट इज कि ये जो पूरा प्रोसेस है 0 months टू 14 months 16 months का जो पूरा पीरियड है, ये जो पीरियड होता है इसमें आपकी भाषा डेवलप होती है, ब्रेन डेवलप होता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होती हैं। और इस टाइम में इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डेवलप आवर ओन लैंग्वेज टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ एबिलिटी दैट वी कैन। A lot of studies on brain have found जो पुराने तरीके थे ब्रेन स्टडीज़ के, स्कैन वगैरह, अब तो बहुत fMRI वगैरह आ गया है। इसके पहले पुराने तरीके होते थे, पता नहीं आपने वो फ़ोटो देखी है कि नहीं। वो पहले जो ब्रेन का कॉन्सेप्ट होता था वो थोड़ा अलग था। तो अब जो रीसेंट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, बट अब जो रीसेंट कॉन्सेप्ट है उसमें इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ देखा आपने, जो स्टडीज़ होती हैं यहाँ, तो उससे वो fMRI वगैरह करते हैं। सो जो अक्रॉस द वर्ल्ड इस तरह की बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, स्पेशली जो मल्टीलिंगुअल्स हैं उनको बहुत रिच रिसोर्स समझा जाता है फॉर लैंग्वेज स्टडीज़ एंड ब्रेन स्टडीज़। तो जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये पाया गया कि अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज एक हाई लेवल तक डेवलप नहीं हुई है तो आपकी सेकेंड लैंग्वेज उस लेवल के आगे नहीं जाएगी। जैसे लेट्स इमेजिन अ ग्राफ। तो अगर इफ ऑन द एक्स एक्सिस यू आर गोइंग फ्रॉम 1 to 10 और आपका जो है हिंदी डेवलप हुआ है 5 points तक, तो इंग्लिश उसके ऊपर नहीं जाएगा। सेकेंड लैंग्वेज ज़्यादातर लोगों का होगा यहाँ पे। तो दैट इज़ द रीज़न वाई यू शुड डेवलप योर फर्स्ट लैंग्वेज, नॉट जस्ट बिकॉज somebody said it or the politicians are saying it, it has become a nara. It also has a scientific basis, and that scientific basis is the more you push your limits in your first language, there are more chances that the later language which develop, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस उसके सपोर्ट से आती हैं। There is this idea called language transfer. लैंग्वेज ट्रांसफ़र का जो आइडिया है वो ये है कि आप पहले एक भाषा सीखते हैं, उसके बाद सपोज करिए आपने 3 भाषाएं सीखी, तो तीनों भाषाएं क्योंकि आप कॉग्निटिवली एक भाषा सीख चुके हैं वो उसके सपोर्ट से डेवलप होती है, और वो सपोर्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वो जब स्ट्रांग होगा so then your English can also be better. I don't know if you I'll talk to the teachers here. Do you come across students who can neither write Hindi nor English? उसका प्रॉब्लम ये है कि हिंदी की लिटरेसी नहीं डेवलप्ड है। अगर हिंदी में कॉमिक्स पढ़ें, हिंदी में उपन्यास पढ़ें, हिंदी स्ट्रांग हो तो आगे आपकी इंग्लिश भी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी, कोई दो राय नहीं है उसमें। वो दिस इज वेरी चीप एग्जाम्पल, वो बच्चन फैमिली को आप सुनते होंगे, इस रीजन में तो बहुत फेमस है वो, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। हिंदी नोटिस किया है कितनी अच्छी है, एंड हैव यू हर्ड देम इन इंग्लिश? So my idea about this is that if you listen to Amitabh Bachchan, fantastic English.
बट इज हिंदी इज, और जब हिंदी बोलते हैं वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, वो अंग्रेजी नहीं आती बीच में. आई थिंक द रीजन इज बिकॉज द बैकग्राउंड इन हिंदी इज सो स्ट्रॉन्ग, देयर इज सो मच लिटरेचर इन द फैमिली. सो आई गो बैक टू दिस आइडिया ऑफ लैंग्वेज ट्रांसफर. अगर फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप होती है तो उसके सपोर्ट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ उस पर आप फिर लेयर कर सकते हैं बाकी. बट दैट फर्स्ट फैब्रिक हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. वो टेंट जब बनाते हैं तो जो फर्स्ट पोल लगाते हैं, वो पोल जब स्ट्रॉन्ग होगा तो तब उस पर आप बाकी चीज़ें खड़ी कर सकते हैं. सो गोइंग बैक टू माई आइडिया ऑफ आई स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ मातृभाषा. लेकिन इसमें और भी पहलू हैं, जैसे जो भी चीज़ दुनिया में है हमारे चारों तरफ, उसमें कुछ सकारात्मक चीज़ें होती हैं, उसके पहलू होते हैं, और कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो उतने सकारात्मक नहीं हैं. तब क्योंकि मैं लैंग्वेजेस से हूँ, तो आई टॉक अबाउट दिस ऑल्सो एंड टॉक अ लिटिल अबाउट इंग्लिश. तो जब आप एक सिस्टम को लेके आते हैं, आपने हिंदी सीख ली, फिर आप आए, आप इंग्लिश सीखने आए, तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्या आती है, ये मैं आप लोग से जानना चाहूँगी. जब आप अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं? हेजिटेशन. हाँ, तो वो तो आपका वो थोड़ा बिहेवियरल पार्ट हो गया. लैंग्वेज के मामले में ग्रामर. अच्छा, और ग्रामर माने सेंटेंसेस बनाने में समस्या होती है. ठीक. और कभी कभी लगता है शब्द नहीं आ रहे. हाँ, वो ग्रामर नहीं है, वो शब्द, वो वोकैबुलरी. हाँ, वो शब्द, वो रिट्रीवल इश्यूज. आप साइकोलॉजिस्ट से बात करें तो कहेंगे रिट्रीवल इश्यूज, बट उसमें सिर्फ रिट्रीवल इशू नहीं होता है, उसमें कॉग्निशन भी होता है. वो वर्ड ही नहीं है आपके उसमें, तो रिट्रीव नहीं हो रहा है वो. तो दो इश्यूज हो गए वहाँ पे. और वो तो सबसे ऊपर चलता है. द मोमेंट यू ओपन योर माउथ, पीपल डिसाइड वेदर यू आर एनी गुड और नॉट, है ना. इफ यू आर प्रोनाउंसिंग योर इंग्लिश वेल, पीपल थिंक हाँ भाई बड़ी अच्छी अंग्रेजी. और वो सुना है बड़े फर्राटे से अंग्रेजी बोलती है. अरे फर्राटे से बोल रही है, मिस्टेक्स कितनी हैं. फर्राटा इज नथिंग, यू हैव टू रियल. सो दिस इज समथिंग आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स. ये फर्राटे से अंग्रेजी बोलने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज यू आर ओवरलुकिंग द माइनर मिस्टेक्स एंड द बैड सेंटेंसेज एंड द बैड ग्रामर एंड रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स. एक सुपरफिशियल लेवल पे आप इम्प्रेस हो जाते हैं कि बड़ी स्पीड में बोला. But speed is not the most important thing. When you rise higher in your language ability, what becomes important is your choice of words, the right word at the right thing for the right moment. अब जैसे go back to an example, when I was your age, एक शब्द होता है handsome और एक शब्द होता है beautiful. Which is used for men? Handsome. हाँ, ये सबको पता है. लेकिन do you know that the language has now changed? Languages evolved, by the way. That's something else. I wanted to talk about language death also. So, अब modern English में handsome use हो रहा है, beautiful use हो रहा है for men. पहले beautiful नहीं use होता था. Beautiful was kind of for women, and handsome was for men. So languages also changed. So I'm going to now go to that next point. And how do women figure in language death? There's this concept of language death. Sanskrit for major part of the world is a dead language, like Hebrew was for a very long time. Hebrew was considered a dead language. It was brought back from the dead by the Jews when Israel was formed. So Sanskrit in India, we think it's a live language because we use it, but for a lot of linguists outside, जो बाहर भाषा के विशेषज्ञ हैं, उनके लिए संस्कृत is not a living language. So what is language death? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? How does a language die? Language death का नाम सुना है? एक भाषा का दम तोड़ना. Yeah, that's so language is alive when you and I use it. Can you tell me some of the recent words which have been, कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में भी आ गए हैं, जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं, बाहर इस्तेमाल होते हैं, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं? Right. Yeah. So this is called the borrowing. जैसे ग्लास है, ग्लास आ गया तो फिर वो गिलास बन गया, तो हमने बोरो कर दिया. इंग्लिश ने हमसे बोरो किया बाजार. What in English we call pajamas. पैजामा है वो, उसको अंग्रेजी में वो it's become pajamas.
And there are so many words like that. Right. Time has become our word now. But the most recent word which comes to my mind is Google. हमारी दादी को नहीं मालूम था गूगल क्या होता है. अब गूगल has become a verb. Google it, text it. ये nouns है basically. जो आपने उसको adopt कर लिया है, गूगल कर लो. Google has become जैसे घर चले जाओ टाइप का verb. गूगल कर लो, text कर दो. It's become very common. Am I overshooting? Please tell me when my time is up. I can go on speaking. So the point is, a language dies. भाषा दम तोड़ती है जब आप और हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं. और हमारे समाज में एक ऐसा व्यक्ति है जब वो भाषा इस्तेमाल करना बंद करता है तो लैंग्वेज मर जाती है, और वो है माँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने. It is proven that when mothers stop talking to their children in that language, languages start dying. It's a proven fact. And the whole idea of Matrabhasha, mother tongue, Ma, these are deeply interrelated, whether you look at it historically, anthropologically, linguistically, they're all intertwined. So language death का जो concept, do you know that languages die almost every month? There is one language that dies every month in the world. And it happens because people stop using that. Which is why ये जो पूरा है ना कि languages पे emphasis and all, हमारी भाषाओं को कोई खतरा नहीं है. लेकिन for our own literacy development, larger development of our own language, it is very important. You're all going to be future parents. It is, I think, extremely important for us to realize कि first language का जो foundation है ना, उसका कोई substitute नहीं है. First language का foundation बहुत ज़रूरी होता है. And therefore the role of mothers, because आप कंप्यूटर की भाषा में समझें तो एक वो input और output होता है ना. Input is the language and output is what the child speaks. तो इनपुट बच्चे को कहाँ से मिलता है? जो प्राइमरी इनपुट बच्चे का आता है वो आता है मदर से. मदर या और हम जो आसपास के लोग हैं जैसे दादी या इवन मेन. सो जो मेजर इनपुट लैंग्वेज का आता है वो मदर से आता है. सो गोइंग बैक टू द आइडिया ऑफ लैंग्वेज डेथ, दैट the day it is said that the day mothers stop talking to their children in a language dies. So that's, I think that's something to think about. There are dialects which die. Dialects die faster. So if you're a speaker of Magadhi, for example, please speak to your children in your language. Your next generation will not speak it and the language will die out. The ability to think, the ability to हम जिस लेवल तक अपनी एबिलिटीज मातृभाषा में डेवलप कर सकते हैं, आप सेकेंड लैंग्वेज में तब कर पाएंगे जब आपका फर्स्ट लैंग्वेज उतना डेवलप्ड है, एज आई सेड अर्लियर. सो आई जस्ट क्लोज बाय सम फन एग्जांपल्स ऑफ व्हाट वी कॉल लैंग्वेज इंटरफेरेंस. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैंने कहा कि कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो बहुत सकारात्मक नहीं होते हैं. एक भाषा सीख के जब आप आते हैं दूसरी भाषा सीखने तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. तो you pointed out some problems that you face with pronunciation and so on and so forth. I'll give you some interesting examples from which I have collected over the years from among my students. I don't know if there are some Bengali speakers here. So Bengali speakers में वो language interference जो होता है वो किस तरह से, for example now Bengali speakers have a problem of distinguishing between the long E and the short E. So ship and sheep is the same. They find it, they pronounce it the same way. They confuse it. I'm not saying everybody, but this is the general trend. अच्छा यूपी में क्या है कि now for example, I don't know if you say yes, if you say school, yes. School, yeah, gilas. So we tend to add a vowel. So we don't say school. वो इसलिए है क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस में फर्स्ट पोजीशन में वावल के साथ स नहीं आता है. हमारे यहाँ प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्थाई.
स्थायी है। और ई से बताइए कोई वर्ड, ई और स का कॉम्बिनेशन का कोई हिंदी का वर्ड बताइए। दैट इज स, दैट इज श, स, दैट इज डिफरेंट, दैट इज स्म। So then the stress there is different. It becomes isa, right? But the difference is the way English totally obliterates. English में आप school बोलेंगे तो उसके पहले कोई sound नहीं है. And the moment the sound comes, you start sounding Indian, which is not a bad thing, definitely. But it starts sounding more Indian than English. In Punjabi, they have a habit of saying sakul. Yes, ma'am. So they add a vowel, we add a vowel before sir, and they add a vowel after sir. So it becomes sakul. When I went to South India, I realized a lot of speakers can't say per at the initial position. So जैसे platform है, so they'll say platform. Per becomes fur. Because उनकी languages में fur initial position of the word पे नहीं होता है. ये सारी sounds हैं, so all the words. All the sounds occupy certain positions in a word. तो एक initial position होती है, जैसे for example platform में प जो first sound है first position पे है. तो बहुत सी languages में बहुत सी sounds first position पे नहीं आती हैं. So this is what I was referring to as language interference. Now what are the other areas of language where you face a problem with your first language interference? The other is the rhythm of the language. Every language is culture based. सारी languages एक culture में develop होती हैं, एक संस्कृति है उनकी, और most interestingly सारी languages का एक संगीत होता है. I don't know how many people enjoy music here. Right. तो म्यूजिक के टीचर्स जब सिखाते हैं, बीट अगर आप मिस करते हैं तो पड़ती है, डांट पड़ती है कसने की. You miss the beat, and the beat has to be right. And some people don't have the ability of these beats also. So somehow the music is very kind of natural and inherent, and languages also emerging from human cultures, they are music based. तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं. दुनिया में दो तरह की लैंग्वेजेस हैं. स्ट्रेस टाइम है तो और तरीके, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टू, इंग्लिश वर्सेस हिंदी. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड syllable टाइम लैंग्वेज. तो इंडियन लैंग्वेजेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिंदी इन टर्म्स ऑफ द वे इट साउंड्स. इंटोनेशन और स्ट्रेस अलग होता है. द वे वी डिवाइड आवर सेंटेंसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजेज. Pauses are kind of make or break in the way you sound. Where you pause, where you raise your pitch, and how you raise your pitch. So, for example, I'll give you a छोटा सा उदाहरण. How will you say what is the difference in English? Can somebody say it for me? What is the difference? Just say it. Okay, so there are two ways of saying it. Can you say that again? What is the difference in? No, just that part. So you said what is the difference. So one way of saying it is you say what is the difference, which is a monotone. Sound wise, आपका pitch rise नहीं हुआ. In English, we raise the pitch at one point. So we will say, what's the difference? Or what's the difference? So this rise and fall makes the language. और हमारी लैंग्वेजेस में वी स्ट्रेस द वर्ड्स इक्वली. इसीलिए जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो वो डिफरेंस हमें लगता है यार ये टीवी वाला बहुत अच्छी बोल रहा है. तो इट इज़ बिकॉज वी स्पीक इट विथ एन इंडियन इंटोनेशन. सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन बी वॉचफुल ऑफ, यू कैन ऑब्जर्व एंड यू कैन लर्न. आई ऑलवेज टेल माई पेरेंट्स, माई स्टूडेंट्स, अंग्रेजी फिल्में देखो. वैसे तो अंग्रेजी फिल्म में देखने में मज़ा आ गया, बट वॉच इट फॉर लैंग्वेज. भाषा के लिए देखो, सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेजी फिल्में देखना है. सो आई थिंक आई रैप अप. आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम. आई होप सम ऑफ दिस इज यूजफुल एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर मैम. थैंक यू मैम. धन्यवाद डॉक्टर विजया जी. और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जितना अच्छा लेक्चर सुनते हुए हम फील कर रहे थे,
आप लोगों को शायद उतना या उससे भी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग ये लगा हो। जैसा मैम ने खुद कह दिया था अपने संबोधन के पहले ही कि शायद उनका टॉपिक इस मिशन शक्ति से जुड़ नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे सुनते वक्त ये लगा कि अगर बेसिस ही मातृभाषा से जुड़ रहा है हमारे कुछ भी सीखने का, तो ये मिशन शक्ति की सार्थकता को दर्शा रहा है। क्योंकि कहने के लिए तो देखिए हम सभी कहते हैं कि माँ का तो वो पहली पाठशाला ही बच्चे की माँ है, लेकिन आज मैम ने जो एनलाइटनमेंट दिया कि जो लैंग्वेज हम सीखेंगे वो हमारी और आगे के लैंग्वेजेस सीखने में, दूसरी हमारी लाइफ स्किल्स सीखने में मदद करेगी। तो इससे ज़्यादा बढ़ के अब आपको और हमको माँओं की जो महत्ता है उसको समझने के लिए और क्या चाहिए। तो मैं बहुत तहे दिल से मैम का आभार प्रकट करती हूँ कि ये इतना खूबसूरत उन्होंने हमें उदाहरण दिया है। और इसी क्रम में इस जोश को बनाए रखते हुए अब हम लोग अपनी सेना से संबंधित जो हमारे बीच में गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार जी, इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसे छोटा करने में फिर से मुझे बताना पड़ेगा, काफ़ी समय लग गया था। सर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप जान लें कि वो सेना के सिक्योरिटी मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स विभाग से जुड़े हुए हैं, या यूँ कहें कि वो इन 3 प्रभागों का कार्यभार देखते हैं। सर की अगर उपलब्धियों में शुरुआत करें तो उनका अभी तक का कार्यकाल लगभग 3 दशकों का हो रहा है। He is serving in the armed forces from past almost 27 years. इसके अलावा अभी चूंकि बड़ा ये एक कोइंसिडेंस हो गया कि डॉक्टर विजया जी भी लैंग्वेजेस से संबंधित हैं, और सर का रिज्यूमे देखने के बाद हमने अभी नीचे सर से ये बात कही भी थी कि सर आप 2 लोग मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं। सर को 6 भाषाओं का ज्ञान है, जिसमें से आपकी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली जो मैम ने अभी जिक्र भी किया, एंड अनदर फॉरेन लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश इज रशियन। तो अब कृपया हमारे वो छात्र जो बहुत बारी बाधा बताते हैं भाषा को, जिनको मुझे भी बहुत बार समझाना पड़ता है कि भाई हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया है, इस चीज़ से आप लीजिए कि प्रयास करने से आप कर सकते हैं, लेकिन वो प्रयास आप कितने दिल से कर रहे हैं और कितनी लगन से कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। सर की उपलब्धियों में आगे बढ़ते हुए, चूँकि सर सेना से संबंधित हैं और हम सब अभी जैसा मधुरिमा मैम ने भी कहा था कि हम लोग जितना आभार प्रकट करें उतना कम है। हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं और मिशन शक्ति के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं, तो ये सब हम लोग जानते हैं हमारी सेनाओं की बदौलत हो पा रहा है कि हमें पता है कि हम पूर्णतः सुरक्षित हैं, हम एक शांतिमय देश में रह रहे हैं, और इसका पूरा श्रेय जो है वो हमारी भारतीय सेनाओं को जाता है। सर ने वहाँ पर इतने सालों से कार्य करते हुए जो पदक हासिल किए हैं, उनकी एक छोटी सी फहरिस्त आपके सामने प्रस्तुत है। सर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन फॉर गैलेंट्री प्राप्त हुआ है। 2 सामान्य सेवा मेडल सर को प्राप्त हुए हैं। सैन्य सेवा मेडल से भी सर को सम्मानित किया गया है, और स्पेशल सुरक्षा सर्विस मेडल से भी सर को सम्मानित किया गया है। और ये भी जान के आपको बहुत हर्ष होगा, जैसा कि हमने इनके परिचय के प्रारंभ में ही बताया, कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स से सर का संबंध रहा है आर्मी में। माननीय हमारे 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी के लिए सर ने बहुत ही क्रूशियल जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप और हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमें हमारे विभाग में ऐसे गणमान्य अतिथियों को बुलाने का और उन्हें सुनने का अवसर मिलने वाला है। तो सर से निवेदन करूंगी कि आज मिशन शक्ति के अवसर पर सेना में महिलाओं की भूमिका से जोड़कर अगर वो कुछ और भी प्रकाश डाल देंगे तो ये हम सब के लिए बहुत ही उत्तम विषय होगा। तो सर प्लीज़। हाँ
आप सभी को मेरा आत्मवंदन। मैं कर्नल रितेश कुमार, जैसा कि आपको बताया, पिछले 27 साल से सेना में कार्य कर रहा हूँ और सेना में जाने का जो मेरा जो प्लानिंग कह लीजिए या जो मैंने सोचा वो 10 वर्ष की उम्र में था और 11वें वर्ष मैंने उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में दाखिला ले लिया था 10.5 साल। तो यूनिफॉर्म मैंने 11वें वर्ष में पहन ली थी। आज 40 साल हो गए यूनिफॉर्म पहने हुए। और उसके बाद एनडीए फर्स्ट चांस में और उसके बाद सेना के दूसरे विभाग में। सो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं अपनी इस स्पीच को स्टार्ट करूं उसके पहले मैं बहुत आभारी हूँ मैम आपका और मधुरिमा मैम आपका, जो आपने मेरे को ये मंच दिया, यहाँ मेरे को आमंत्रित किया और इनवाइट किया। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इनफैक्ट अगर देखा जाए मिशन शक्ति से इस चीज़ को जोड़ा जाए तो मैं हमेशा से इस चीज़ का बिलीवर रहा हूँ, इस चीज़ को मानता हूँ कि मेन शुड बी एम्पावर्ड बाय वुमेन। जैसे वो कहते हैं कि देयर इज एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन बिहाइंड। सो मेन शुड बी एम्पावर्ड by women. So thank you very much, ma'am. This is the example where I have been invited by all ladies here. Empower me. You have empowered me to speak on a very very relevant topic, जो है स्त्री शक्ति कह लीजिए। शक्ति जो वर्ड है वो जैसे लैंग्वेजेस की बात हो रही थी तो मैं सुन रहा था। इनफैक्ट शक्ति वर्ड से नॉट ओनली हम तो हैं ही प्रभावित और बट संसार भी बहुत प्रभावित है उस वर्ड से। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी मैट्रियार्कल वर्ड, मतलब मात्र माँ से जुड़ा हुआ वर्ड है शक्ति जो है। और हम तो पूजा करते हैं शक्ति की, दुर्गा की उपासना करते हैं और नवरात्र में हम शक्ति की पूजा करते हैं। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो। अभी एक रिसेंट रिसर्च हुई तो उस रिसर्च में दे वर लुकिंग फॉर जिसे कहते हैं एक अणु को ढूंढ रहे थे जिससे ये संसार बना है। वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ठीक है। सो उसके ऊपर रिसर्च हुई, यूरोप में हुई और जर्मनी में और इटली में। और जब and it was a successful research, तो उसको लोग कहते हैं गॉड पार्टिकल। बट गॉड पार्टिकल का जो पार्टिकल है उसका नाम उन्होंने काली दिया। आर यू अवेयर ऑफ नाउ? सो वेस्टर्न फिलोसफर्स और वेस्टर्न साइंटिस्ट जो हैं वो इंडियन स्क्रिप्चर्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे और ये भी मानना है और कहा जाता है कि जब वहाँ पर उनकी इन मान्यताओं को जब वो श्रेय नहीं दिया गया उनकी सोसाइटी में और वो एक तरह से डिप्रेसिव मूड में चले जाते थे तो वो इंडियन स्क्रिप्चर्स की सहायता लेते थे अपने मूड को इवॉल्व करने का और फिर से अपनी फोकस को केंद्रित करने का। सो वहाँ से जो है, और ख़ास करके जब हम स्त्री शक्ति की बात कर रहे हैं तो हमें अगर हम, बिकॉज मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ तो आई टेक दैट लिबर्टी मैम, आई मे बी रॉन्ग, बट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या जो मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन है उस समय स्त्रियों का जो वैल्यू थी, जो उनका जो ऑनर था वो बहुत ज़्यादा था। इसीलिए जब वो सभ्यताएं जब आपके सामने आई 5000 साल पुरानी, 7000 साल पुरानी, तो उसमें आपको मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो गॉडेस के बहुत मिलते, बिकॉज वो एक सोसाइटी जो है उस समय वो ऑनर देती थी। एंड दैट्स वाई those societies were at that point of time
उसको बोला जाता था कि बहुत ही सिविलाइज्ड और मॉडर्न सोसाइटीज हैं उस टाइम के हिसाब से, इट इज़ बिकॉज दे ऑनर्ड वुमेन। और ये आप ये लगा लीजिए कि वैदिक टाइम में भी बहुत ज़्यादा स्त्रियों का मान सम्मान होता था, ऋग्वेद के टाइम पर और उस समय। तो इसीलिए उस समय की जो सभ्यता है, उस समय हिंदुस्तान को, भारत को उस स्टेचर पे पहुंचाने के लिए जिसकी हम आज बात करते हैं, उसमें योगदान जो है वो शक्ति का है, जिसको हम भूल जाते हैं। स्त्री को कमोडिटी के रूप में जो वो हुआ महाभारत काल से, और इसीलिए महाभारत हुई क्योंकि आपने वहाँ पर उसको कमोडिटी के रूप में यूज़ किया। मैं द्रौपदी का एग्जाम्पल लेता हूँ। महाभारत इसीलिए हुई, जो युद्ध हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि आपने वहाँ पर डिग्रेडेशन शुरू हो गई, और शक्ति के सबसे जिसे कहते हैं प्रोपोनेंट, जो सबसे बड़े जो स्त्री शक्ति के वो है, वो कृष्ण जी है। क्योंकि जब द्रौपदी को अपने लाज के लिए बुलाना पड़ा तो कृष्ण जी आए उनकी मदद के। और ये जो हमारी उसमें है कि कृष्ण की इतनी गोपियां थीं और ये सारे जो है, वो एक्चुअली उन्होंने इतना एम्पावर कर रखा था वुमेन को अपने टाइम पे, बिकॉज उस समय उसकी ज़रूरत थी कि देवर वो उनको भजती थी, वो उनके प्रारूप को, भगवान के स्वरूप को वो करती थी। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ प्लेटोनिक लव, नॉट बिकॉज फॉर एनीथिंग एल्स बट बिकॉज श्री कृष्ण हैज एम्पावर्ड वुमेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ही इज फ्रॉम देयर वी हैव टू लर्न कि कृष्ण ने जो है वुमेन को कितना एम्पावर किया हमारी सोसाइटी। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थिंग्स हैव फिर से जो है कम होती चली गई। बट देन एक फिर से पीरियड आया मगध का, जिसमें चाणक्य उन्होंने बहुत काम किया स्त्रियों को, एंड दैट्स वाई मगध जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो इतना विशाल हो पाया। दैट्स वाई अलेक्जेंडर बिना लड़ाई लड़के चला गया। उसमें सेल्यूकस निकेटर और वो विवाह का संबंध हो कैसे हुआ है? क्योंकि उस समय चाणक्य ने ये सोचा और उसने इसको जिसे कहते हैं ना रिसर्च एंड एक्शन, हम एक संस्था चला रहे हैं, उसका नाम है वरिष्ठ, उसका भी यही है रिसर्च एंड एक्शन। तो उसने ये कहा कि अगर स्त्रियों को वो शक्ति प्रदान की जाए तो बहुत से ऐसे टकराव हैं जो रोके जा सकते हैं। इसलिए जो उनकी इंटेलिजेंस विंग थी उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महत्ता दी कि उनकी इंटेलिजेंस विंग में बहुत सारी लेडीज़ को, बहुत सारी स्त्रियों को इस काम में लगाया गया, एंड दे वर वेरी गुड इन डूइंग दैट। वो जो डिसेप्शन टेक्निक थी जिसमें वो अलेक्जेंडर को ऐसा लगा कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य से हम जीत नहीं सकते, उसकी जो डिसेप्शन का जो पूरा फ्रेमवर्क था वो उस समय की जो नारी शक्ति थी उसके द्वारा वो डिसेप्शन फ्रेमवर्क तैयार किया गया। शायद बहुत से लोगों को पता होगा, शायद बहुत से लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा, बट मैंने इसको पढ़ा है और मैंने जाना है कि उस समय, और किसी भी, हम आज वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो कुछ समय में जो है वर्ल्ड सुपर पावर बन जाएगा। मैं कहता हूँ बन जाएगा, लेकिन उसके पहले आपने स्त्रियों को वो पावर देनी, एम्पावर करना है। और वो एम्पावरमेंट सबसे पहले एजुकेशन और उसके बाद इकोनॉमिक, ये दो पावर अगर आपने एम्पावर किया तो आप सुपर पावर बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। किसी भी आप स्टेट को देख लीजिए, इजराइल छोटी सी कंट्री है, लेकिन वहाँ पर उनकी फोर्सेस में, जब से इजराइल बना है तब से उसकी फोर्सेस में महिलाएं हैं। और ये कॉन्सेप्ट गलत है कि फाइटिंग उसमें नहीं, क्योंकि वहाँ पर फाइटर पायलट्स हैं महिलाएं। वहाँ पर किसी भी युद्ध में उनको जाना होता है तो महिलाएं साथ में जाती हैं, युद्ध लड़ती हैं। उनकी जो इंटेलिजेंस विंग मोसाद है या जो भी है,
उसमें महिलाओं का उतना ही रोल है। इट इज़ बेसिकली ट्रेनिंग। अब आपके सामने महिला हैं, अब आप बता दीजिए कि इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, 24 चोटियां चढ़ी हैं, किसी आदमी का नाम ले लीजिए अगर आपके उसमें। बट इस चीज़ को सप्रेस करने की जो परंपरा चली हुई है, उस परंपरा को हमने तोड़ना होगा। और मैं बहुत खुश हूँ आज ये देख करके कि इस जो गैदरिंग है इसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे आपने 27 साल सेना में काम किया है, तो आपको बहुत अनुभव रहे होंगे महिला ऑफिसर्स के साथ काम करने का। जी। अब तो हालांकि महिला आर्मी पुलिस में भी अब गर्ल्स आ रही हैं, पहला बैच ऑलरेडी ले लिया गया, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो महिला ऑफिसर्स के साथ आपने काम किया होगा डिफरेंट फ्रंट्स पे सर। कभी आपकी पोस्टिंग बॉर्डर पे भी रही होगी और कभी पीस टाइम्स में। तो मेरे ख्याल से हम सब ये सुनना चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस महिला ऑफिसर्स के साथ कैसे रहे, कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज जो उन्होंने दर्शाई, या क्या जेंडर की वजह से किसी महिला के सैनिक होने में फर्क पड़ता है, या वो इक्वल तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, मैं शुरू हो जाता हूँ जब मैं एयरफोर्स में था। तो मेरा जो बैच था 151 एयरफोर्स का जो बैच था, उस समय पर पहली बार एयरफोर्स में महिलाएं ली गई थी। तो वैकेंसी एयरफोर्स में उतनी थी, सीट्स उतनी थी, क्योंकि महिलाएं ली गई थी और पुरुष भी थे, महिला भी थे, तो चॉइस एयरफोर्स के पास बहुत ज़्यादा थी। तो उस चॉइस में उन्होंने बेस्ट जो फाइटर पायलट्स बन सकते हैं, जो बेस्ट ट्रांसपोर्ट पायलट्स बन सकते हैं, जो क्वालिटीज जिसमें, बिकॉज इट इज़ द टैलेंट, इट इज़ द हार्ड वर्क, जो जितना करेगा वो उतना पाएगा। तो उसमें बहुत से मेरी तरह के लोग जो उतने हार्ड वर्किंग नहीं थे वो रह गए, और इस बात की मुझे खुशी है। मैं इस बात को का गम नहीं है कि मेरी जगह किसी महिला ने पायलट बनी या जो भी है, इस बात का मुझे गर्व है। और मेरी डॉक्टर विजय जी से बात हो रही थी और उन्होंने भी यही बोला कि टैलेंट जो है, चाहे वो स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो, टैलेंट हैज टू बी नर्चर्ड। जहाँ तक महिलाओं की बात है, हाउ दे आर डिफरेंट इज, अगर हम इसको साइंटिफिकली लें तो देयर इज, आप लोगों ने सुना होगा, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो जो मेन है, मेजॉरिटी ऑफ द मेन, दे ईदर वर्क थ्रू राइट ब्रेन और थ्रू लेफ्ट ब्रेन। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। बट व्हाई is it same with women? No. Women left brain and right brain are very nicely, intermingled in the sense that they can take those decisions which men cannot take. इसीलिए रोड रेजेस में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मेन इन्वॉल्व होते हैं। वुमेन अगर वहाँ होती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढती है, और रोड रेजेस में आपको वुमेन नहीं मिलेंगी। Majority of the time it is men. Why? Because women always look for a solution, जितनी भी difficult problem हो जाए। और मातृत्व से ज़्यादा difficult मुझे नहीं लगता कि कोई वो है जो, मतलब it is a new birth to a baby as well as a woman. So मैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मैं men को degrade करने की बात कर रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक एम्पावरमेंट की बात है, वो तो एम्पावर्ड हैं ही, उसको हमें समझना पड़ेगा। दे आर एम्पावर्ड पीपल। एंड जो हम इस ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज, मैं उसमें एक कदम आगे जाके कहना चाहूँगा कि ग्लोबल ऑर्डर कैन ओनली बी मेंटेन्ड बाय ए वुमेन लीडर। अगर आज यूक्रेन और रशिया के में एक भी कंट्री में वुमेन प्राइम मिनिस्टर होता या प्रेसिडेंट होता तो ये लड़ाई ना होती। मैं आपको ये बता दूँ। आप देख लीजिए कि अगर आप हिस्ट्री में जाइएगा तो आप देखिएगा कि लड़ाई हमेशा तभी हुई है जब देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मेन एंड नॉट बिटवीन वुमेन। और दूसरी चीज ये है कि आप ये कहेंगे कि वुमेन
इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती इस सिचुएशन को, तो वो भी गलत है। क्योंकि सबसे डिसाइसिव वॉर जो इंडिया ने जीता वो 1971 वॉर जीता। Who was the leader? So पॉलिटिकल बाइसेस हटा दें और अगर हम प्योर रिसर्च की बात करें तो इट वॉज दिस लेडी। लेकिन जब मानिक शाह उनके पास गया, उनको बोला कि मैडम 6 मंथ आप चाह रहे हो कि अभी हम चले जाएं लड़ने, हम नहीं लड़ पाएंगे, हमें 6 महीने दीजिए। कोई वहां पर मैन होता कहता नहीं नहीं अभी जाओ, बट उन्होंने उस चीज को समझा, उन्होंने कहा नहीं 6 महीने बाद, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट अ डिसाइसिव विक्ट्री। सो इट इज एन एग्जाम्पल, एंड ऐसे हजारों एग्जाम्पल। ओसामा बिन लादेन आपने सुना होगा, हंट करते रहे लोग उसके बारे में, पकड़ा किसने मालूम है आपको? ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में 6 महिलाओं का हाथ है। वो CIA की थी, उनको कहते हैं बैंड ऑफ सिस्टर्स। बैंड ऑफ सिस्टर्स, उनके नाम है सूजन हेस्लर, सिंथिया स्टोरर, नादा बोकस, जिना बेनेट, बारबरा सूद एंड मार्टी मार्टिन। These are 6 women. So it is said that Navy SEALs may have killed Osama bin Laden, but women led them to their prey. These 6 women. इतना बड़ा आतंकवादी जिसने बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया, जिसने जो है जब 9/11 हुआ उसके पहले US के पास हम हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे, हमारे जो ऑफिशियल्स जाते थे, कहते थे कि भाई टेररिज्म इज अ ग्लोबल दिस थिंग प्रॉब्लम। दे नेवर यूज्ड टू लिसन टू अस, बट जब उनके साथ में हुआ देन दे स्टार्टेड काउंटर ग्लोबल टेररिज्म। बट 9/11 की जो को अंजाम तक, जिसकी जो जजमेंट जो है ओसामा बिन लादेन को मारने का जो वो है, वो श्रेय वुमेन्स को जाता है, बिकॉज दे हैव द इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की थी, उन्होंने उसको खोज के निकाला। सो देयर इज लॉट ऑफ बुक्स इन दिस, लॉट ऑफ आप उसमें देखिए, आई थिंक HBO में एक डॉक्यूमेंट्री बनी है इसके ऊपर। सो एज फार एज contribution in the military is concerned, ये I think it is immense, और ये हमको लेके चलना है, इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, फिजिकल prowess men, but you cannot win battles by physical prowess. You got to apply your mind, and there where the woman is going to help you to win that battle. So ये इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनाने के लिए। और आप देखिए, अगर जब भी आप देखिएगा तो जहाँ जेंडर इक्वालिटी होती है जिस कंट्री में, दे आर मोर प्रॉस्परस, देयर हैप्पीनेस क्वोशिएंट इज वेरी गुड। लाइक भूटान की बात करें तो भूटान में मेन एंड दो आई एम यहाँ पर मैम ने उस पर रिसर्च किया हुआ है, बट मैं बहुत छोटा अपना सा व्यक्ति हूँ उसके ऊपर कमेंट कर, बट मैंने ये चीज़ देखी, मैं भूटान गया, वहाँ पर जो वुमेन की जो वैल्यू है वो इक्वल है मैन के, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है वहाँ पर। सो दीज आर द फैक्टर्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये हमने जो एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि नहीं वुमेन को आर्मी में नहीं ले सकते, आर्मी के फाइटर उसमें नहीं ले सकते, बट इफ़ यू वर्क एज अ टीम, women can fit in anywhere and they will perform you and outperform you, whether it is army, navy, air force. अभी जब एयर फोर्स का अटैक गया था अक्रॉस द बॉर्डर, तो पाकिस्तान क्यों नहीं उसको रिपेल कर पाया? उन्होंने अपने स्ट्राइक फोर्सेस भेजी थी, अपने एयरक्राफ्ट भेजे थे। इट इज बिकॉज देयर वाज अ वुमन हु वाज मैनिंग दैट रडार सिस्टम देयर, अ वुमन ऑफिसर। Because of that things, so we have to in our society give a lot of emphasis on this, that we have to empower women, because it is the constitutional right. ये जो empowerment word ही गलत है, वो तो हमेशा से empower थी। आपको समझना है कि ये चीज़ जो है, they were always empowered because they have been empowered by nature. Otherwise men should have reared a child. Why not women?
वाई भाई, बट नेचर ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मैन के बस की बात नहीं है, इट इज वुमेन हु हैव टू रियर द चाइल्ड बिकॉज ऑफ दिस 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 दिस। सो प्रकृति पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति क्या कहती है, और प्रकृति ने वुमेन और मेन को बराबर बनाया है। इस सोसाइटी ने उसको जो है डिफाइन किया है। इसीलिए जब पुरानी मैं बात करता हूँ सभ्यताओं की, उस समय पावर वाज सेम, एंड दैट्स वाई वो उस लेवल पर पहुंची वो सभ्यताएं जो, और इसलिए मैं एक थोड़ा सा वो वहाँ लिखा है, हिस्ट्री एंड्स टुडे। हिस्ट्री विल एंड ओनली व्हेन यू स्टॉप गिविंग एम्फेसिस टू वुमेन और एम्पावर देम, और यू keep on doing what you are doing right now, especially the female poeticide. This has to be rigorously banned, and there has to be a very very methodical and very जिसे कहते हैं बहुत जल्दी इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इस तरह के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके ऊपर सोशल तरीके से और लीगल तरीके से कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। Because you cannot talk about women empowerment and you don't look about the female feticide. So these are the grey areas where our society has to look into. और जहाँ तक कोर्सेज में वुमेन का वो है, if they the more now सैनिक स्कूल में आ गई हैं लड़कियाँ, आ गई, NDA में फर्स्ट बैचेस कम, it's a good initiative and we should all appreciate it। हमको उसकी वो करनी चाहिए, एंड आगे भी हम सभी को ये प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ भी, जैसे आई ऑलवेज, मैं अपने जब भी, जैसे मैं यहाँ पर, मेरे को मैडम ने बोला कि इस विषय पे बोलना है, तो सबसे पहले मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि मैं बोलने लायक हूँ कि नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैंने, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं, वरिष्ठ है उसका नाम, और it is voluntary association of researchers in the field of indigenous knowledge, spirituality and science and technology and homeland security, तो इसका फुल फॉर्म ये है। उसमें सबसे पहले मैंने देखा कि am I empowering or am I, so then I found कि there are 10 out of which 5 are women। so मैंने कहा ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, I'm eligible। बिकॉज जब मैंने UN का डेटा निकाला तो मुझे पता लगा कि UN में भी अभी 41% है, और आज से 3 साल पहले 23% थे। तो मैंने कहा आई एम बेटर देन दैट, सो आई कैन स्पीक। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट इन माई हाउस। लाइक माई मदर इज अ, मेरे घर में मेरी माता जी, मेरी मासी, सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं, और सन 60 में उन्होंने MA लिटरेचर पढ़ा है इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। पैदल आते थे वो लोग, मोती नगर करके मोहल्ला है, वहाँ से पैदल आते थे, अरहर के खेत होते थे। और बट मेरे जो नाना थे वो बहुत ही प्रोग्रेसिव वो थे, उन्होंने हमारे यहाँ हमारे घर में काफ़ी एम्पावर किया। सो दैट्स हाउ माय मदर, माय मासी, दे आर ऑल वेरी वेल एजुकेटेड, एंड दैट्स हाउ देयर देयर फैमिलीज एंड ऑल। मैं फौज में कैसे आया? मदर की वजह से आया, क्योंकि मदर ने मेरे को ठान लिया था कि इसको फौज में भेजना है। तो वो दौड़ भाग करती थी, वो सैनिक स्कूल गई, वहाँ पर उन्होंने फॉर्म उठाया, उन्होंने, फादर तो अपना काम करते थे, लेकिन जो करियर को वो है, वो माँ का जो वो है ना, मातृभाषा से लेकर के और आगे तक वो एक औरत ही कर सकती है। और अभी कोविड के टाइम पे मुझे इस चीज़ का और एहसास हुआ कि कितना कठिन है घर को चलाना, साथ में काम करना, बच्चे को पढ़ाना, उसको देखना, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमंगस टास्क जो हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि घर में आप खाना भी बना रहे हो, घर वालों की भी वो कर रहे हो, और बाहर जाके जॉब भी कर रहे हो, बच्चे को। इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड ह्यूमंगस टास्क which a woman is performing for all of us. So we should be very very grateful, and I am happy that I have served in an organization जहाँ पर women has always been first. मैं आज देखता हूँ, मैं लायंस क्लब की मीटिंग में गया, वहाँ पर मीटिंग ख़त्म हुई, हमारे चीफ गेस्ट थे, एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनको
और कहा गया कि भाई जो है आइए डिनर के लिए, तो वहाँ पर सारे मैन दौड़ पड़े और जा करके उन्होंने टेबल घर में, भूलता नहीं इस चीज़ को, सिलीगुड़ी की बात है। तो और हम खड़े हुए थे, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाई कांट वुमेन ईट फर्स्ट, व्हाई कांट, कहाँ लिखा हुआ है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि घर में जो है या तो साथ में नहीं खा सकती या पहले नहीं खा सकती है। तो हमारे यहाँ, हमारे घर में ये पद्धति है कि जब तक वुमेन, वो घर में जो भी लेडीज़ हैं, वो जब तक साथ में नहीं बैठ जाती हम नहीं खाना खाते। एंड वी फॉलो इन द पार्टीज ऑल्सो। फौज में जितनी भी पार्टीज होती, चाहे एयरफोर्स, नेवी, कहीं भी देखती थी, तो इट इज़ द फर्स्ट प्लेस इज सर्व टू द वुमेन बिकॉज दे डिजर्व इट एंड वी शुड रिकॉग्नाइज इट इन आवर ओन हाउसेज ऑल्सो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं बहुत जो बेसिक जो ट्रेनिंग जो फौज की है, वो आपको बहुत ही सुदृढ़ नागरिक बनाने में आपको हेल्प करती है। जैसे हमारे एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सर्वधर्म स्थली, एंड दैट्स हाउ दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ दैट। ये वहाँ सभी धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों को, उसमें कोई वो नहीं। मैं असम रेजिमेंट में था तो मैं चर्च जाता था, मैं किसी जैकलाई में गया तो मुझे उनके साथ बैठ करके, मौलवी के साथ बैठ के, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट बिकॉज दी ऑल थिंग्स लीड टू वन थिंग, दैट इज एनलाइटमेंट। कि एज अ ह्यूमन हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड is because of that one thing that is called your mind, and how do you meditate and how do you get enlightened. ये जो मेडिटेशन की शक्ति आपको दी है वो जानवरों को नहीं दी गई। That's how you can enlighten yourself and you can do wonderful things in this world, and that's how the world has progressed. But it can be a more beautiful world when we nurture women, and as I said, the empowerment is a negative word for me. In the sense कि women is already empowered, but we have to recognize it, and we have to do, we as men have to, kind of align ourselves to that thought. Thank you very much. धन्यवाद लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। और जो एक मिथ महिलाओं को लेकर, उनकी शारीरिक क्षमता को लेकर रहता है, उसके ऊपर अगर सर ने हम लोगों को बता दिया तो मेरे ख्याल से किसी के भी मिसकंसेप्शन दूर होने में अब कोई भी समय नहीं लगना चाहिए। और जैसा एक उदाहरण हमारे बीच में उस मिसकंसेप्शन को तोड़ती हुई स्क्वाड्रन लीडर एक्स तुलिका रानी जी बैठी हुई हैं। अब मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपनी दूसरी क्षमता का भी प्रदर्शन हम लोगों को करके दिखाएंगी। बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को उनके बारे में उनके पिछले प्रेजेंटेशन से मिल चुकी थी, और इस बारी हम लोगों के आग्रह पे वो अपनी कलात्मक क्षमता का प्रदर्शन दिखाएंगी, और मैं आमंत्रित करती हूँ तुलिका रानी को। Jai Hind. This is one word with which I always start my address, because मुझे लगता है कि चाहे हम स्त्री हों पुरुष हों, पर जहाँ हम जन्मे हैं उस मिट्टी के तो हम सभी कण हैं। और सर्वप्रथम क्योंकि हम अपनी मिट्टी को अपनी माँ ही मानते हैं, तो मातृभूमि को मेरा नमन। जय हिंद। मेरा आपको आभार है वेस्टर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट को कि मुझे यहाँ इतने गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष, प्रोफेसर मधुरिमा लाल हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट के सभी वरिष्ठ फैकल्टी हैं, डॉक्टर विजया, कर्नल रितेश इज हियर, तो उनके सामने और आप सभी के सामने, क्योंकि आपके अंदर जो एक सोचने की क्षमता है, एक एनालिसिस की क्षमता है, वो मुझे लगता है अनुकरणीय है। हिस्ट्री के आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है आज की आप सभी के समक्ष मुझे बोलने का, एक अपनी स्वरचित कविता सुनाने का मौका मुझे मिला है। ये ट्रिगर यहाँ से हुआ, मैं आपको बताऊंगी कि कविता मैंने किस पृष्ठभूमि में लिखी। अभी हम सब ने ये सब वक्तव्य सुने कि हमारी कल्चर, जैसे मैम ने कहा लैंग्वेज और कल्चर सिनोनिमस हैं,
मातृभाषा से ही हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। तो और सर ने बात की कि हमारी एक्चुअल में भारत की सभ्यता क्या थी, वहाँ नारी का क्या अस्तित्व था, क्या जगह थी। कहीं आज के समय में धीरे धीरे उस पर कार्य करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? जब हमारे इंडस सिविलाइजेशन में नारी का इतना बड़ा स्थान था, तो कहीं ना कहीं वो विकृतियाँ आ गई आज के समाज में कि हमें आज मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम करने की आवश्यकता पड़ी। तो जब मैं इस विषय में सोच रही थी तो अपनी संस्कृति से एक परिचय नारी का मुझे आपके समक्ष मुझे लगा कि लाना चाहिए। ट्रिगर ये हुआ इस कविता का कि मेरी अभी एक पुस्तक छपी है, पिछले साल आप में से कुछ लोग उससे अवगत हैं, बियॉन्ड दैट वॉल, जो मेरे माउंट एवरेस्ट पर आरोहण की कहानी है, इंस्पिरेशनल बुक है। तो इंस्टाग्राम पर किसी ने मुझे मैसेज किया मेरी वो बुक ऑर्डर करने के लिए। तो एक महिला थी और उनका जो पहला सेंटेंस था, बिकॉज मैं उन्हें जानती नहीं थी, तो उनका पहला सेंटेंस था, मैम आई एम सो एंड सो, वाइफ ऑफ सो एंड सो। दिस वॉज हर फर्स्ट सेंटेंस, आई एम सो एंड सो, वाइफ ऑफ सो एंड सो। टुडे अगर मैं आप में से किसी से भी ये कहूँ कि अगर पहला परिचय आपसे मांगूँ तो क्या आपका परिचय ये होगा? आपका परिचय होगा आई एम डॉक्टर सो एंड सो। सो ये सेंटेंस मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि एक महिला को ये लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस म्यूचुअल एग्जिस्टेंस के, लेकिन ये सेंटेंस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया। आई एम सो एंड सो, वाइफ ऑफ सो एंड सो। आई डोंट इवन नो हर हस्बैंड। मैं ना उनको जानती हूँ ना उनके हस्बैंड को, तो उनको क्या आवश्यकता पड़ी कि सिर्फ उनका नाम उनके लिए काफ़ी नहीं था। हम सब जब पैदा होते हैं, हमारे माता पिता हमें एक नाम देते हैं और उसी से हम सब अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी उस महिला को ये कहने की? क्योंकि वो उसकी साइकी में इतना ज़्यादा शायद कहीं ना कहीं बैठ गया होगा कि अपने आप को उस आइडेंटिटी से वो इस्टेब्लिश करती है हर जगह। तो मुझे लगा कि नारी की सच में पहचान क्या है? जो विकृतियाँ हमारे समाज में आ गई हमारी संस्कृति होने के बावजूद, उन विकृतियों पर ये प्रहार है। तो स्टार्ट होता है, इसमें बहुत सारी महिलाओं के नाम आपको मिलेंगे और सिंबोलिज्म मिलेगा, साथ साथ मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो महिला अपना परिचय देती है, कुमुदिनी है नाम मेरा। कुमुदिनी, कुमुदिनी आप सब जानते होंगे कीचड़ में खिलती है, लेकिन बहुत ही सुंदर फूल। कुमुदिनी है नाम मेरा, पंख में हूँ मैं पली। पंख मतलब कीचड़। कुमुदिनी है नाम मेरा, पंख के भीतर पली, है प्रवृत्ति सूरजमुखी सी। लेकिन उसके बावजूद डिपार्टमेंट में ही मैं एक ये डिस्कशन सुन रही थी कि महिलाओं से तो कोई पूछता भी नहीं है कि वो बीमार हैं, ठीक ठाक हैं, नहीं है। उसके बावजूद जहाँ से भी थोड़ी सी आशा की किरण मिल जाती है, उनकी प्रवृत्ति है सूरजमुखी जैसी कि उसके बावजूद अपने जीवन को चलाती रहती है, अपने आसपास के लोगों के जीवन को चलाती रहती है। तो है प्रवृत्ति सूरजमुखी सी, सूर्य से आशा मिली, कनक सा ओजस्व लेकर। अब यहाँ बात है कि महिलाओं की इंटेलेक्चुअल क्षमता। कभी कभी हम जनरल डिस्कशन में बात करते हैं, इनसे क्या पूछना है पॉलिटिक्स पर ओपिनियन, इनसे क्या पूछना है फाइनेंस पर ओपिनियन, इनसे क्या पूछना है सिक्योरिटी पर ओपिनियन। महिलाएं बताएंगी, कनक सा ओजस्व लेकर गारदी का तर्क हूँ। हम सब जानते हैं याज्ञवल्क्य अपने समय के, राजा जनक के समय के सबसे महान विद्वान हुआ करते थे। डिस्कशन हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, कोई याज्ञवल्क्य को पराजित नहीं कर पाया। एक महिला थी, गार्गी। तो कहती, कनक सा ओजस्व लेकर गारदी का तर्क हूँ, मैं अपाला की ऋचा हूँ। अपाला, मैं अपाला की ऋचा हूँ, घोषासी मर्मज्ञ हूँ। अपाला ने ऋग्वेद में ऋचाएं लिखी थी और घोषा लिखी। अब बात आती है उनकी फिजिकल प्रोग्रेस की। चांद सा चेहरा मगर मैं, बहुत सारी पोएम्स लिखी जाती हैं महिलाओं की खूबसूरती पर। चांद जैसा चेहरा और मृगनयनी जैसी आंखें, चाल जिसकी भी जैसी whatever, बट चांद सा चेहरा मगर मैं चांद बीबी सी अडिग। ये भी उनका एक एस्पेक्ट है।
चांद सा चेहरा मगर मैं चांद बीबी सी अडिग, मैं ही वो दुर्गावती हूँ शस्त्र बाणों से सजित, लक्ष्मी बन जीवन का वैभव, लक्ष्मी माता। तो जब मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारी लक्ष्मी माताएं हैं जो अपने अपने परिवारों के लिए वो वैभव दे रही हैं, और आप में से काफ़ी, क्योंकि आप एजुकेटेड होने जा रहे हैं, आगे अपने कार्य क्षेत्र में भी वर्चस्व बनाएंगे, तो अपने परिवार के लिए ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एसेट हुए। लक्ष्मी बन जीवन का वैभव दान में दे दूं तुम्हें, बात मर्यादा की हो तो बन के रण भेदूं तुम्हें। तो लक्ष्मी के मतलब दो हो सकते हैं, एक लक्ष्मी माता और एक लक्ष्मी बाई। बात हो रही थी परिवार की कि परिवार जो है महिलाओं से बनता है। मैं धुरी तेरे मकान की, कोई भी घर, कोई भी स्ट्रक्चर, एक्चुअली एक फिजिकल स्ट्रक्चर, एक मकान रहता है जब तक कि उसमें महिला ना हो, घर नहीं होता। तो महिला कहती है कि मैं धुरी तेरे मकान की, सृष्टि का उद्घोष हूँ, मैं निरंतरता समय की अवनिका संतोष हूँ। समय महिलाओं की वजह से ही चलता रहता है काल, महिलाएं न हो तो सृष्टि रुकेगी, इसीलिए वो सृष्टि का उद्घोष है। मैं निरंतरता समय की, अवनी मतलब धरती, तो धरती जैसा संतोष आपको महिलाओं में मिलता होगा अपने घर में। अवनिका संतोष हूँ, माँ बहन बेटी व पत्नी भिन्न मेरे रूप हैं। इन सब रूपों में हम महिलाओं की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, और इस पर बहुत बात होती है कि महिलाओं के इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हैं। वो माँ बन सकती हैं, बहन बेटी पत्नी बन सकती हैं। तो एक महिला अभी अपना परिचय दे रही है, तो इस बात को एक्नॉलेज करती है कि इतना सम्मान उसे इन रूप में दिया जाता है। माँ बहन बेटी व पत्नी भिन्न मेरे रूप हैं, किंतु इन सब से भी विस्तृत, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है पर कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्यों वो बताऊंगी मैं आपको। किंतु इन सब से भी विस्तृत मेरा आत्मस्वरूप है। अगर एक महिला में वो क्षमता न हो कि इतने भिन्न भिन्न रूपों में ढल जाए, तो ये रूप नहीं चल पाएंगे। इसीलिए उसने कहा इन सबसे भी विस्तृत मेरा आत्मस्वरूप है, आइडेंटिटी। अब हमारी कल्चर की बात आती है, सच में हमारी कल्चर में महिलाओं का स्थान क्या है। राम के आगे सजू मैं, वो सिया का ताप हूँ, सिया राम। राम के आगे सजू मैं, वो सिया का ताप हूँ। शाम से पहले जपू मैं, राधे का वो जाप हूँ, राधे श्याम। मैं हूँ मत वाली वो मीरा, जो हदों में ना रहे। मीरा की तो हम बहुत पूजा करते हैं और उनको एक आइकन मानते हैं, लेकिन अपने समय में मीरा ने वो किया जो उनके दिल ने कहा। तो मैं हूँ मत वाली वो मीरा, जो हदों में ना रहे। वक्ख हूँ लल्लेश्वरी का, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सब जानते होंगे लल्लेश्वरी के विषय में। लल्लेश्वरी कश्मीर में थी, उनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपना कहते हैं। शिव की याचना करती थी और शिव के विषय में वक्ख लिखा करती थी। वक्ख हूँ लल्लेश्वरी का, जो धर्म में ना बंधे। अब आज की नारी, ये सब आपको मैंने हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स दिए महिलाओं की आइडेंटिटी के। आज की नारी कहती है मैं क्षितिज की कल्पना हूँ। जैसे जनरली लोग कहते हैं ना कि ये मोहनलाल की रश्मि है, कहते हैं ना ऐसे। तो आप इसमें सिंबोलिज्म देखिए जरा। मैं क्षितिज की कल्पना हूँ, आई एम सो एंड सो, वाइफ ऑफ सो एंड सो। पर इसका मीनिंग अब मैं यहाँ बदल के आपको बता रही हूँ। क्षितिज मतलब आकाश, कल्पना मतलब कल्पना चावला। सो मैं क्षितिज की कल्पना हूँ, मैं ही नभ की भावना। भावना कौन है? शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट्स, और वो मेरी कैडेट भी रही थी, तो मुझे बड़ा गर्व होता है उनके विषय में बात करने में। भावना, अवनी और मोहना, वो तीनों भारत की पहली महिला फाइटर पायलट्स हैं जिनको मुझे सैन्य प्रशिक्षण देने का अवसर मिला।
वो कहती है मैं क्षितिज की कल्पना हूँ, मैं ही नभ की भावना, मैं जलज की वर्तिका हूँ। वर्तिका नेवी ऑफिसर, वर्तिका जिन्होंने एक विमेन नेवी ऑफिसर्स की टीम को लीड किया, जिन्होंने कि 254 माइल्स के बाद पूरे ग्लोब का सर्कम नेविगेशन किया, ऑल विमेन क्रू। मैं जलज की वर्तिका हूँ, मैं धरण की अर्चना। ये अर्चना भट्टाचार्य जो कि इंडियन जियोमैग्नेटिज्म सेंटर की पहली डायरेक्टर थी, साइंटिस्ट। अब उन्होंने अपना परिचय इस रूप में दिया कि मैं ये भी हूँ, माँ बहन पत्नी बेटी भी हूँ, आपके मकान की धुरी भी हूँ, और मैं ये भी हूँ। उसके बाद सृष्टि की भांति मैं व्यापक, काल जैसी हूँ अमर, मैं मनुज की चेतना हूँ, प्रज्वलित हूँ भाल पर। इंसान की जो कॉन्शियसनेस है, जब वो भटक जाता है मनुष्य, तो उसे रास्ते पर कौन ले आता है? आपकी पत्नी होगी तो वो रास्ते पर आपको ले आएंगी, आपकी माँ होगी तो बता देंगी यहाँ गलत जा रहे हैं, आपकी बहन होगी तो भी यही काम करेगी। तो मैं मनुज की चेतना हूँ, प्रज्वलित हूँ भाल पर, मैं ही शिव की तृतीय दृष्टि, मैं जगत का ज्ञान हूँ, मुझसे ही उत्पन्न हो तुम, मैं स्वयं में मान हूँ। हम कहते हैं कि हमारी मर्यादा है, आप मान हैं। मान को हमेशा स्त्री से जोड़ दिया जाता है, घर परिवार का मान है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो परिवार का मान खत्म हो गया। स्त्री कहती है मुझसे ही उत्पन्न हो तुम, मैं स्वयं में मान हूँ, मेरा परिचय चाहते हो, मैं सकल ब्रह्मांड हूँ, नीर की भांति मैं शीतल ऊष्म अग्नि प्रकांड हूँ। किस रूप में बांधेंगे? नीर की भांति मैं शीतल ऊष्म अग्नि प्रकांड हूँ। शीतला माता भी है हमारे यहाँ और काली माता भी है। बांधना चाहोगे तो धरती पे होगा फिर समर। आजकल जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, प्रॉब्लम्स इसलिए हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो, घरों में प्रॉब्लम हो, वो इसलिए है क्योंकि महिलाओं को हम एक रूप में बांध देना चाहते हैं, और वो बात करती है अपने राइट्स की, अपनी चॉइसेस की, इसीलिए ये टकराव है। बांधना चाहोगे तो धरती पे होगा फिर समर, सूर्य को ढक दोगे तो क्या चांद हो सकता प्रखर। जब महिलाओं से पुरुष है तो सूर्य को ढक दोगे तो क्या पुरुष सक्षम हो पाएंगे? तो क्या चांद हो सकता प्रखर। धरणी से मिलने हमेशा नभ ही आता बूंदे भर। बारिश, आसमान से बादल बनकर धरती पे बारिश आती है, धरती तो ऊपर नहीं जाती आसमान से मिलने। हम महिलाओं की तुलना धरती से ही करते हैं ना। धरणी से मिलने हमेशा नभ ही आता बूंदे भर, सृजन की जो चाल पलटो क्या मिलेगा हठ पे छल। फिर तो लड़ाइयाँ ही होंगी जैसे आज होती है समाज में। दंभ को अपने जरा सा क्षीण अब कर लीजिए, अहम भर सक भर चुके हैं पीर अब भर लीजिए। जब संवेदना भर लेंगे हृदय में तब जाकर ये क्लेश जो है खत्म होगा समाज का। तो अहम भर सक भर चुके हैं पीर अब भर लीजिए, स्वामी और दासी का नाता त्याग अब कर दीजिए। सृष्टि ने पूरक रचा है, क्योंकि ना अकेले स्त्री का अस्तित्व ना अकेले पुरुष का अस्तित्व। तो सृष्टि ने पूरक रचा है, हृदय में धर लीजिए। अपने आभूषण अलंकारों को तह कर दीजिए। जो अलंकार आभूषणों के, शब्दों के महिलाओं को दे दिए जाते हैं और कहा जाता है त्याग की देवी है, त्याग ही करते रहिए। त्याग से ऊपर भी अब कुछ चाहिए, सम्मान से ऊपर भी अब कुछ चाहिए, और इसीलिए अपने आभूषण अलंकारों को तह कर दीजिए। खोल कर पिंजड़े ये सारे मुझको उड़ने दीजिए। मैं सखा हूँ प्रेयसी भी, प्रेम तो महिला से ही मिलेगा। मैं सखा हूँ प्रेयसी भी, स्नेह की मूरत हूँ मैं। आपकी आंखों की रश्मि, प्रेम की सूरत हूँ मैं। आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, क्योंकि पुरुष ज़्यादा हैं, तो मैंने एक
लाइन बोली, आपकी आंखों की रश्मि प्रेम की सूरत हूँ मैं। चाहे आप महिला को किसी भी रूप में देखें, अपनी बेटी के रूप में देखिए, अपनी बेटी को जब पकड़ेंगे अपने हाथों में तो आपकी आंखों में एक अलग चमक होगी। अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जब होंगे तो जो आपके चेहरे पर संतोष होगा वो नहीं अकेले में आ सकता है। अपनी माँ के सामने जब बैठेंगे तो जो स्नेह का भाव आपकी आंखों में चमकेगा वो नहीं आ सकता है अकेले। इसीलिए आपकी आंखों की रश्मि प्रेम की सूरत हूँ मैं, साथ और सम्मान से जीवन की हर अनुभूति हो। लड़ाई नहीं है। जब ये समझ में आ जाएगा कि महिला का सिर्फ ये रूप नहीं और भी रूप हैं, और जब हम महिला को वो रूप में भी देखना शुरू कर देंगे तब लड़ाई नहीं रहेगी। साथ और सम्मान से जीवन की हर अनुभूति हो, मन रहे आजाद और संवेदना संपूर्ति हो। मन आजाद रहना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। मन का मतलब है स्वेच्छा। स्वेच्छा उच्छृंखलता नहीं है। स्वेच्छा का मतलब है राइट टू चॉइसेस, अपने डिसीजन खुद लेने की स्वाधीनता, स्वतंत्रता। तो अपने साथ जो भी रह रही हैं महिलाएं, उनका मन आजाद रहने दीजिए, और संवेदना दोनों तरफ से होनी चाहिए। क्यों पुरुष और नारियों में हम जगत बांटे यहाँ, क्यों हमें जरूरत पड़ती है कि ये पुरुष हैं ये नारी हैं ये कहने की, और फिर अलग अलग उनके लिए रूल्स क्यों बना दिए जाते हैं, अलग अलग सीमाएं उनके लिए क्यों बना दें? इंसान ही तो पैदा हुए थे ना, दो भिन्न रूपों में। क्यों पुरुष और नारियों में हम जगत बांटे यहाँ, साझी इस पगडंडी पर हम क्यों रखे कांटे यहाँ। चलना तो साथ है, कोई अकेले चलेंगे, पुरुष या महिलाएं अकेले अकेले तो डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं सकते हैं। क्यों तुला के एक धड़ को नीचे या ऊपर करें, क्यों नहीं अंतर को तज के हर कोई मानव बने। जब हमने बात की यूनाइटेड नेशंस में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। हम स्पीसीज क्या हैं? क्या मैं वुमन स्पीसीज हूँ या आप मेन स्पीसीज हैं? वी आर होमो सेपियंस, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो बात यहाँ आ जानी चाहिए कि क्यों नहीं अंतर को तज के हर कोई मानव बने, रूप धरना चाहते हो तो मनुज का ही धरो। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जब मैं आपको एक मनुष्य और आप मुझे एक मनुष्य के रूप में देखने लगेंगे। तब मुझे अधिकारों की बात ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ में आएगा जो आपके अधिकार हैं वही मेरे अधिकार हैं। रूप धरना चाहते हो तो मनुज का ही धरो। और वंस अगेन आई एम गोइंग बैक टू माय कल्चर। ईश बनना चाहते हो, कुछ लोगों को ईश्वर बनने की आदत होती है, अच्छा लगता है, उन्हें एम्पावर्ड फील करते हैं कि हम किसी के ईश्वर हैं, हम इनके लिए डिसाइड कर सकते हैं, हम इन्हें दे सकते हैं या इनसे ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे ईश्वर बनने का थोड़ा प्रयत्न करते हैं। तो उनके लिए भी ये सलाह है यहाँ पे कि ईश्वर भी बनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अपने कल्चर से आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि ईश बनना चाहते हो अर्धनारीश्वर बनो। शिव जी जिनके पास पूरी सृष्टि को डिस्ट्रॉय कर देने की ताकत है, वो भी किस रूप में आते हैं? अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का समन्वय। तो क्यों नहीं हम बन सकते अर्धनारीश्वर? तो ईश बनना चाहते हो अर्धनारीश्वर बनो, गर ईश भी बनना चाहते हो अर्धनारीश्वर बनो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब जैसा कि तुलिका ने समा बांध दिया है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास या किसी के पास भी शब्द हैं जिनमें उसकी अभिव्यक्ति को हम लोग किसी भी तरीके से उसकी प्रशंसा कर सके। मतलब कोई स्पीचलेस, तुलिका आई एम स्पीचलेस। तो अब हम लोग कार्यक्रम के इस ओजस्वी कविता पाठ के बाद समापन पे आ चुके हैं, और मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर अर्चना तिवारी जी से कि वो आएँ और वोट ऑफ थैंक्स हमारे इस कार्यक्रम के समापन के लिए प्रस्तुत करें। डॉक्टर अर्चना जी। थैंक यू डॉक्टर सोनकर। सो फाइनली ये संस्करण हमारा जो महिला सशक्तिकरण का था ये अब समाप्त होता है। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर स्पीकर्स, कर्नल रितेश कुमार जी, डॉक्टर विजया, कि वो लोग आए और उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया
स्पेशल थैंक्स टू मैम मधुरिमा लाल. अगर उनका इंस्पिरेशन ना हो तो प्रोग्राम करना, दैट इन द मिड्स ऑफ द एग्जाम, मतलब वो इतना इंस्पायर वही कर सकती हैं. देन वेरी बिग थैंक्स टू आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर राजपूत कि उन्होंने भी बच्चों को इतना इंस्पायर किया कि वो लोग आए. देन आइसिंग ऑन द केक वाज naturally by Tulika Rani, who gave such a beautiful poetic rendition and extolled the qualities of women empowerment. And great thanks to Professor Trivedi that she came and graced the occasion. And thank you, Amita, for giving me this opportunity. Thank you, all of you. Thank you. जो मैम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तुलिका मैडम ने, उसमें एक चीज़ रह गई थी जो मैं मिस नहीं करना चाहता कि फौज में वुमेन का रोल कितना महत्वपूर्ण है. तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है उन्होंने और वुमेन रेजिमेंट वो उन्होंने बनाई थी, उसका नाम दिया था झांसी रानी रेजिमेंट. सो दैट वाज द फर्स्ट वुमेन रेजिमेंट which was made during World War. और उस समय चाहे वो एक्सेस फोर्सेस हो या एलाइड फोर्सेस हो, किसी में भी वुमेन रेजिमेंट नहीं थी, केवल एक इंडियन रेजिमेंट थी जो ऑल वुमेन रेजिमेंट थी. तो ये इंडिया का, भारतवर्ष का वो रहा है, मतलब कि वुमेन को हमने कितनी ज़्यादा उसमें रखा है. और वो सुभाष चंद्र बोस एक हैं जिन्होंने रेजिमेंट को एक पूरा रेस किया, उस टाइम पे ट्रेन किया, उनकी पासिंग आउट कराई, जो कि अब जाकर के सिस्टम में फिर से आ रहा है. एनडीए में उनको वो कर रहे हैं, इंडक्ट कर रहे हैं या सैनिक स्कूल में कर रहे हैं. इट वाज द आइडिया केम इन 1947 43 दैट टाइम, एंड दे सर्व फॉर 2 years एंड दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब. उन्होंने नर्सिंग भी करी, उन्होंने फाइट भी किया. जब वो रिट्रीट कर रही थी फौजें, तो उन्होंने उस रिट्रीट में भी मदद करी इंडियन नेशनल आर्मी. सो वो हिस्ट्री भी पढ़ने लायक है, वहाँ से भी सीखने वाला है. थैंक यू वेरी मच. आप सब सही है, साइन हो गया है. आप नीचे, सर लोग नीचे.